आज की क्लास नहीं हो पाएगी फिर, है ना, यहाँ पे हम मिस कर जाएंगे। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास को। हमें क्या पढ़ना है आज? मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन का मतलब क्या हुआ, पहले तो ये समझते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि हमारा पाथ जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन है। मैंने बोला था कि सिर्फ एक्स एक्सिस, सिर्फ वाई एक्सिस या सिर्फ जेड एक्सिस नहीं मानना, हम एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। वैसे ही अगर हम मोशन इन अ प्लेन की बात करते हैं तो यहां पे क्या होगा हमारा? यहां पे हमारा जो मोशन होगा वो एक प्लेन में होगा। प्लेन में कहने का मतलब दो कोऑर्डिनेट्स के साथ आप किसी भी एक्सप्रेशन को यहां पे एक्सप्रेस कर पाओगे, ठीक है ना। दो कोऑर्डिनेट्स की नीड होगी आपको। जैसे रेन और वाटर की प्रॉब्लम जब आप करते हो, रेन आ रहा है, सॉरी रेन और अम्ब्रेला की प्रॉब्लम, रेन अम्ब्रेला की प्रॉब्लम करते हो आप, या मान लो आप रिवर स्विमर की प्रॉब्लम करते हो, इन सभी जगह पर आपको 3D के बारे में नहीं सोचना। आपको किसके बारे में सोचना है? सिर्फ 2D सोचना है, क्योंकि आपका यहाँ पे मोशन किस प्लेन में हो रहा है? एक किसी प्लेन में, या तो एक्स वाई होगा, वाई जेड होगा, या जेड एक्स होगा। हम इस तरीके से इसे कंसीडर कर सकते हैं। इज इट ओके? तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं मोशन इन अ प्लेन, और इसमें सबसे पहले क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसकी बात करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा थोड़ा बहुत वेक्टर एडिशन के बारे में, वेक्टर और वेक्टर एडिशन के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से दो वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं, उसका रिजल्टेंट क्या आएगा। देन वी विल स्विच टू द सेकेंड पार्ट, जहां हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन 2D में हम कैसे यूज करते हैं उन फॉर्मूलों को देखेंगे, और उसके ऊपर एक दो जो न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं जहां पे वेक्टर्स इन्वॉल्व हो उनको देखेंगे। थर्ड हमारा रिलेटिव मोशन होगा 2D में। देन हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पे जाएंगे, और फाइनली हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कुछ सवाल जो हमारे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हों या जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं उन सभी को हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक्स हैं आज के। हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज वेक्टर एडिशन। बट इसमें जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको वेक्टर का आइडिया दे देता हूं, है ना। वेक्टर का आइडिया थोड़ा सा ले लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा आपको यहाँ पे डायग्राम हमारा दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है। हम लोग यहाँ पे दो तरह के वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। एक पहले बात कर रहे हैं हम लोग 2D में, और देन हम बात कर रहे हैं उसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की 3D में, ठीक है। तो सबसे पहले 2D से स्टार्ट करते हैं। वेक्टर जब कभी भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हमें दो बातों का ध्यान देना होगा। पहला, वेक्टर के साथ उसका मैग्नीट्यूड एसोसिएटेड होगा, और दूसरा वहां पे उसका डायरेक्शन जरूर एसोसिएटेड होगा। और थर्ड पॉइंट जो है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम किसी वेक्टर को डिस्कस कर रहे हैं तो वेक्टर को लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करना एसेंशियल है। अगर वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करेगा तो आप उसे वेक्टर नहीं कहोगे। इसका कोई एग्जांपल है क्या आपके पास जहां पे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं होता? इलेक्ट्रिक करंट, है ना, वहां पे आपका लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं होता है, इसलिए आप उसे वेक्टर नहीं कहते, है ना। अदरवाइज जो है, देखो ये जो टेंसर वर्ड है हम नहीं यूज करेंगे, एनसीईआरटी नहीं यूज करती तो हम क्यों यूज करने जाए। हम बस ये बोलेंगे कि वो वेक्टर नहीं है, दैट्स ऑल फॉर अस, है ना। तो हम यहाँ पे सिर्फ इतना सा बोलेंगे। और क्यों नहीं है? क्योंकि वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। ऐसे हीट करंट की बात करें, हम वाटर फ्लो रेट की बात करें, ये सबके सब फ्लूइड मैकेनिक्स में वाटर फ्लो रेट पढ़ोगे आप, हीट में पढ़ोगे क्या? हीट करंट। ये सभी के सभी क्या है हमारे पास? ये सभी हमारी वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है, जबकि इनके पास मैग्नीट्यूड भी है और साथ ही साथ क्या है? डायरेक्शन भी है। इज इट ओके? अब यहां पे आ जाते हैं वापस। यहां पे हमने एक वेक्टर लिया है जिसे आप आर कह रहे हो, तो आर के पास एक मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा क्या होगा? एक इसका डायरेक्शन होगा। तो देखो यहां पे हमने इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पे थीटा यूज किया है, और मैग्नीट्यूड को आप यहां पे आर से रिप्रेजेंट कर रहे हो। इसे एक्सप्रेस करने के दो तरीके होते हैं। आपने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है? आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है? नहीं सुना, नाम नहीं सुना। पोलर और कार्टेशियन का मतलब बहुत सिंपल है। अगर आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट बता रहे हो तो वो क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और अगर आप उसी पॉइंट को बताने के लिए आप मैग्नीट्यूड मींस एक डिस्टेंस और एक एंगल ले रहे हो तो उसे आप क्या कहते हो? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हो। जैसे सोच के देखो ना, मैं यहां पे हूं अभी और मुझे उस कॉर्नर पे जाना है, तो एक काम मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं बोलूं कि मैं सबसे पहले वाई एक्सिस के अबाउट 10 मीटर्स चलूंगा, फिर मैं एक्स एक्सिस में 5 मीटर्स चलूंगा, तो कहां पहुंच जाऊंगा?
मैं अपने उस कॉर्नर पे पहुंच जाऊंगा। दूसरा ये भी तरीका हो सकता था ना, मैं बोलूंगा कि मैं जहां पे हूं अभी, यहां पे y एक्सिस से मैं 30 डिग्री रोटेट करूंगा, घूम जाऊंगा मैं, और उसके बाद कुछ 10 और 5 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, √125, √125 मीटर चलूंगा और सामने पहुंच जाऊंगा। तो भी आंसर आ सकता है ना। इज इट फाइन और नॉट। तो ये दोनों वे होते हैं किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के, किसी भी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने के। हम उसी को यहां पे देख रहे हैं। आप जब इस थीटा और आर का यूज करके, थीटा और आर का यूज करके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालते हो, इसे आप नाम देते हो यहां पे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का। क्या नाम देते हो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का। मींस पोलर कोऑर्डिनेट को जब आप कार्टेशियन में चेंज करते हो तो आप क्या बोलते हो उसे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यहां देखो मैंने यहां पे आर को आर एक्स और आर वाई लिखा है। आर एक्स और आर वाई आप ट्राइंगल से समझ सकते हो ना। ये एंगल अगर थीटा है तो क्या ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, और यहां पे आपका हाइपोटेनस निकल कर आने वाला है क्या। तो आप अगर यहां पे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस एक्सप्रेस कर रहे हो तो आगे की चीजें देखो आपके लिए आसान है। ये अगर आर है तो क्या आर एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा हो जाने वाली है। कॉस थीटा इज बी बाई एच और आर एक्स बाई आर, वहां से आप आर एक्स निकाल सकते हो। ऐसे ही आर वाई आपके पास क्या होगी बेटा, इट इज आर साइन थीटा। देखो इन्हीं दोनों को हमने यहां पे रिप्रेजेंट किया है, आर एक्स और आर वाई। आर एक्स क्या है हमारे पास, इट इज जस्ट आर कॉस थीटा। एंड अगर मैं यहां पे बात करूं, फिर से आज ये गायब हो जा रहा है, और अगर मैं आर वाई की बात करूं, ये क्या होगा हमारे पास, आर साइन थीटा। आई होप ये दोनों के दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। अब आते हैं सेकेंड फॉर्म पे। मुझे मान लो क्या क्या दिया हुआ है, एक्स और वाई दिया हुआ है, आर एक्स और आर वाई गिवन है, और मुझे चाहिए क्या क्या, मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। अगर मुझे पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और मुझे क्या चाहिए, कार्टेशियन, तो हम कैसे जाएंगे। तो मुझे अगर आर एक्स और आर वाई दिया हुआ है तो यहां पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। आप बोलोगे आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और आर इज इक्वल टू रूट अंडर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। एंड इफ यू वांट टू फाइंड दिस थीटा, आप यहां लिखोगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस आर वाई बाई आर एक्स। आर वाई बाई आर एक्स करेंगे तो थीटा की वैल्यू अपने आप निकल कर आ जाएगी। आई होप पहला तो बहुत इजी है, क्लियर है। थोड़ा इसको चेंज भी कर सकते हो। अगर मैं इस एंगल को थीटा मान रहा था तो ये एंगल अपने आप क्या 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया था क्या। जहां मैंने अभी आर साइन थीटा लिखा है, क्या मैं इसे आर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकता हूं क्या। से यस और नो, दोनों एक ही पॉइंट लिखा हुआ है ना। तो आप चाहो तो इसे कॉस के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, बस एंगल क्या लेना होगा, वाई एक्सिस के अबाउट का लेना होगा। और इसी को जनरलाइज करके हम 3D में यूज कर लेते हैं। हम बोलते हैं अगर हमारा एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना है, और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना है, मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है, आर के बराबर है, तो एक्स कंपोनेंट क्या होना चाहिए। अभी यहां सीखा था ना, आर कॉस, यहां पे एंगल थीटा था, यहां एंगल आपने क्या लिया है, अल्फा, तो क्या मैं आर कॉस अल्फा लिख सकता हूं। ऐसे ही आर वाई लिखना हो तो मैं आर कॉस बीटा ले सकता हूं। और थर्ड, अगर हमारे पास जेड एक्सिस के साथ मुझे कंपोनेंट लिखना हो, क्या मैं उसे आर कॉस गामा लिख सकता हूं। देखो यहां पे आर एक्स, आर वाई और आर जेड जो है ये यही है बेटा, आर कॉस अल्फा, यू आर राइटिंग आर कॉस अल्फा, दिस वन इज आर कॉस बीटा, एंड थर्ड वन इज आर कॉस गामा। यहां पे हम आर कॉस गामा लिखेंगे। इज इट फाइन। और जब आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, अभी क्या किया आपने, आपने एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स निकाले, किसके हेल्प से निकाले, आर अल्फा और बीटा और गामा के हेल्प से, इसी के हेल्प से निकाले ना। अब इसका उल्टा करने लग जाएं, हम एक्स वाई जेड के हेल्प से क्या निकालने लग जाएं, अल्फा बीटा गामा और आर की वैल्यू निकालने लग जाएं, तो हमारे पास आंसर आएगा आर इज इक्वल टू रूट अंडर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, एंड cos अल्फा इज इक्वल टू आर एक्स बाई आर, cos बीटा इज इक्वल टू आर एक्स बाई, यहां पे आर वाई होना चाहिए था, सॉरी, इट इज आर वाई बाई आर, एंड cos गामा इज इक्वल टू आर जेड बाई आर। इज दिस वन इज ओके टू एवरीवन। तीनों पॉइंट क्लियर हैं। इनको हम लोग यहां पे डायरेक्शन कोसाइन के नाम से भी जानते हैं,
क्या नाम देते हो इसे? डायरेक्शन कोसाइन का। और इन डायरेक्शन कोसाइंस का अगर आप स्क्वायर करके ऐड करते हो इन्हें, आप यहां पे अगर कॉस स्क्वायर अल्फा, सही बोल रहे हो बेटा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा की बात करो और इन तीनों का सम देखो, तो आपके पास जो आंसर आएगा ये हमेशा क्या आएगा? 1 के इक्वल आएगा। इज इट ओके? एम्स में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर डायरेक्शन कोसाइंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। क्या आंसर आना चाहिए? 1। बहुत पिटाई खाने वाले हो। साइन स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हो, ऐसे ही आप साइन स्क्वायर बीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा लिख सकते हो, और साइन स्क्वायर गामा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा लिख सकते हो। तो आपके पास 3 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, इन तीनों का सम आएगा ना। सो 3 माइनस 1 इज व्हाट? इट इज इक्वल टू 2, नॉट 1। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन इजी था या टफ था? इजी। बस हम हड़बड़ी में गड़बड़ी कर जाएंगे ना। हम क्या लिख देंगे? 1। तो 1 नहीं लिखना है, क्या लिखना है? 2 लिखना है। कैसे लिखना है समझ में आ गया? चलो फिर तो यहां से आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा निकल कर आता है, यूनिट वेक्टर। थोड़ा प्लीज बोर्ड पे कंसंट्रेट कर लो, यूनिट वेक्टर को समझ लेते हैं। मैंने बोला अगर मुझे किसी भी वेक्टर को एक्सप्रेस करना है, तो वेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए आप क्या करोगे? 2 चीजों को यूज करोगे। फर्स्ट आप मैग्नीट्यूड रखोगे और दूसरा क्या करोगे? आप डायरेक्शन लोगे, है ना। मींस आर का मैग्नीट्यूड सबसे पहले मैंने यहां पे मॉड में दिखाया है आपको, और दूसरा आपको आर कैप जो दिख रहा है ये किसके लिए काम आ रहा होगा? ये आ रहा होगा हमारे डायरेक्शन के लिए काम। क्या ये क्लियर है? अब आगे मुझे चाहिए यूनिट वेक्टर। थोड़ा सा एक ऐसे ही नॉर्मल सा टॉक करते हैं पहले। मान लो मुझे लेंथ का यूनिट मीटर पता है और किसी ने बोला 5 मीटर दिया हुआ है, मैं 5 मीटर से 1 मीटर तक जाना चाहता हूं, कैसे जाता? पहले 5 मीटर लिखता और फिर उस 5 मीटर के मैग्नीट्यूड से उसे डिवाइड करता। यही करता ना? हाँ या ना? नहीं समझ में आया मुझे। हाँ या ना? नहीं। मैंने बोला बेटा 5 मीटर लेंथ है, मुझे इससे लेंथ की यूनिट बतानी है, तो मैं क्या करूंगा? उस 5 मीटर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा, तो क्या अपने आप उस क्वांटिटी का यूनिट निकल के मिल जाएगा मुझे? तो 5 मीटर डिवाइडेड बाई 5 विल गिव मी 1 मीटर, दैट इज बेसिकली यूनिट ऑफ लेंथ। एम आई करेक्ट? यहां पे मेरे पास क्या है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैं चाहता हूं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ? यूनिट मैग्नीट्यूड और कुछ डायरेक्शन होगा उसके पास। अगर मैं ऐसी कोई क्वांटिटी निकालना चाहता हूं तो क्या मैं सीधे डायरेक्शन निकाल लूं, हमारा आंसर आ जाएगा? तो डायरेक्शन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वेक्टर लेना होगा और वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। एम आई राइट? तो यहां पे आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे आर कैप। आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर डिवाइडेड बाई द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। आर वेक्टर को हम लिख रहे हैं आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप, और नीचे क्या लिख दे रहे हो आप? रूट अंडर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, और इसका जैसे ही आप रूट निकालोगे यू विल गेट योर डिजायर्ड आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो हमारा यूनिट वेक्टर सभी को क्लियर है। यूनिट वेक्टर कैसा वेक्टर है? एक ऐसा वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड क्या है? 1 के इक्वल, और उसके पास उसका डायरेक्शन हमारे सामने दिया हुआ है। डन? आगे आते हैं बेटा। अब बात करते हैं हम लोग वेक्टर के एडिशन की। हम लोग 2 वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं? तो ऐड करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है ऐड करने का, हम लोग ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं, और सेकेंड तरीका क्या है? हम पैरेललोग्राम लॉ यूज करते हैं। बट वो दोनों लॉज जो है ना, वो लॉज कोई बहुत डिफिकल्ट लॉज नहीं है, उससे जो रिजल्ट आता है ना वो हमारे बहुत काम आता है, लेकिन है ना। तो मैं उन दोनों लॉ को तो पूरा नहीं बता रहा, कैसे यूज करते हैं इसको बता देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों फर्स्ट से। मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं फर्स्ट वाले लॉ से। फर्स्ट वाले लॉ में हम ट्रायंगल लॉ को यूज करते हैं। ट्रायंगल लॉ में कहते हैं हम कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं और उन दोनों को आपने सेम ऑर्डर में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रखा है। सेम ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? पहले के हेड से दूसरे का
टेल कनेक्ट होना चाहिए। देखो मैंने दोनों को सेम ऑर्डर में कनेक्ट कर दिया क्या? अगर मेरा पहला वेक्टर जो है यहाँ पे ए वेक्टर है, तो दूसरा वेक्टर क्या होगा हमारे पास? हमारा बी वेक्टर होगा, कह सकते हो। तो दो वेक्टर्स हों जिनको हमने सेम ऑर्डर में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रखा है, तो ऐसे केस में हमारा थर्ड वेक्टर जो कि इनके साथ अपोजिट ऑर्डर में कनेक्टेड हो, इनिशियल वेक्टर से स्टार्ट हो रहा हो, पहला वाला जो हमारा वेक्टर है इसी से ये स्टार्ट हो रहा है और अपोजिट ऑर्डर में कनेक्टेड है। सेम ऑर्डर में होता तो क्या एरो मार्क मुझे नीचे की ओर लाने की जरूरत पड़ती? ये क्या हो गया? अपोजिट ऑर्डर में कनेक्टेड हो गया। तो ऐसे किसी भी वेक्टर को आप क्या बोल दोगे? आर वेक्टर बोल दोगे। इज इट ओके? तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं? दो वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में कनेक्ट कर रहे हैं। तीसरा एक ऐसा वेक्टर ले रहे हैं जो कि उस ट्रायंगल का थर्ड साइड है और किस तरीके से कनेक्टेड है? अपोजिट ऑर्डर में कनेक्टेड है। उस वेक्टर को आप क्या नाम दे रहे हो? इसके रिजल्टेंट वेक्टर का दे रहे हो। इज दिस वन इज ओके टू यू? तो यहां पे अगर मुझे r की वैल्यू लिखनी हो तो व्हाट आई कैन राइट बेटा? r इज इक्वल टू a प्लस बी। इज इट फाइन विथ यू? कोई दिक्कत? a और b आर इन सेम ऑर्डर एंड r इज इन जस्ट अपोजिट ऑर्डर ऑफ इट। नेक्स्ट इसके पार्ट पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट अगर मैं इसी चीज को पैरेललोग्राम लॉ से आपको बता रहा होता, मेरे पास a और b वेक्टर एज इट इज दिए हुए हैं, जो वेक्टर सभी आपने लिए हैं ना, इसी तरीके से मेरे पास हमारा a और b वेक्टर अभी भी दिया हुआ है, अभी भी दिया हुआ है। मुझे क्या करना है? इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है। और किस लॉ से निकालना है? पैरेललोग्राम लॉ से। सो पैरेललोग्राम लॉ हमें कहता है कि हम लोग इन दोनों साइड्स को यूज करते हुए एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? इन दोनों को यूज करते हुए एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ कर लेते हैं पैरेललोग्राम, ट्राई करके देखते हैं। यहां से एक लाइन हमने ड्रॉ की और ये हमने क्या कर दी बेटा? दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी। कर सकते हैं आराम से, बन गया ना पैरेललोग्राम। तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, उस डायगोनल को आप क्या बोलोगे? इसको इसका रिजल्टेंट बोलोगे। जानते हो आपकी जगह मैं होता तो मेरे मन में एक सवाल आता है, सर डायगोनल्स तो इसके दो होंगे ना, दो डायगोनल्स होंगे ना, तो कौन सा डायगोनल लेना है? कौन सा डायगोनल लेना है? जो कि हमारे एग्जैक्टली बिल्कुल हम लोग यहां पे दो डायगोनल्स में से एक डायगोनल लेंगे और वो डायगोनल कौन सा होगा? जो फर्स्ट वाले वेक्टर से स्टार्ट होके सेकंड वाले वेक्टर पे क्या हो रहा होगा? एंड हो रहा होगा। दूसरा कहां से आता? दूसरा किस लाइन पे आता? जस्ट इसके परपेंडिकुलर। वो हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का कौन है? जो इस फर्स्ट के टेल से स्टार्ट होके सेकंड के हेड पे जाकर क्या हो रहा है? एंड हो रहा है। डन है? क्लियर? तो ये दो तरीके हैं सिंपली अगर हम वेक्टर को एक्सप्रेस करना चाहें। इसके लिए दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो, डायग्राम से मुझे दिखाना हो, तो ये दोनों तरीके होंगे। डायग्राम वाला हमारे काम थोड़ा ज्यादा नहीं आता है ना, ज्यादा काम हमारे कौन सा आता है? इसका जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वाला पार्ट है। तो हम सीधे सीधे अब चले आते हैं इसके न्यूमेरिकल कैलकुलेशन पे। अगर मैं r के मैग्नीट्यूड की बात करूं जो कि a प्लस बी के बराबर है, r ऐसे क्या है हमारा? क्या आप इसे a प्लस बी के बराबर मान सकते हो? मान कह सकते हैं, हमने यही लिया ही है ना। इन दोनों के बीच का एंगल मुझे दिया हुआ है थीटा के बराबर। एंगल क्या गिवन है? थीटा। क्या इस एंगल को थीटा बोल सकते हैं? इनके बीच का एंगल बोल सकते हैं? आंसर है नहीं। जब कभी भी आप एंगल लिखते हो तो कैसे लिखते हो? हमेशा या तो वेक्टर्स को हेड टू हेड जोड़ते हो या टेल टू टेल जोड़ते हो, और उसके बाद जो एंगल निकल कर आ रहा हो हम उसी एंगल को कोट करते हैं। यहां पे हेड से टेल जुड़ रहा था ना, तो ये एंगल होता क्या? नहीं होता। आप बोलोगे सर सेकंड में तो हेड और टेल मुझे समझ ही नहीं आ रहा, तो कैसे करोगे? वेक्टर को हम पैरेलली स्लाइड कर सकते हैं। यहां पे इस ए वेक्टर को हम आगे पैरेलली स्लाइड करते तो क्या ए और बी का दोनों का टेल एक दूसरे के साथ जुड़ जाता, और टेल अगर एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है तो उस समय बना हुआ एंगल क्या कहलाता? दैट इज कॉल्ड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। इज इट फाइन? क्लियर है ना? अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो आर को निकालने का फॉर्मूला होगा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, एंड आई विल पुट अ रूट साइन ओवर इट। मैं इसके ऊपर क्या लगा दूंगा? एक रूट लगा दूंगा। और अगर मैं यहां पे एंगल रिजल्टेंट के एंगल की बात करता है जिसे हम अल्फा कह रहे हैं, तो आई विल राइट हियर द आंसर फॉर tan अल्फा इज इक्वल टू
बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। बोथ आर क्लियर टू यू एवरीवन? क्या ये दोनों क्लियर हैं? अब अगर आप मुझे बताओ मैं एडिशन के जगह सब्ट्रैक्शन करने लगूं तो क्या इस प्लस के जगह माइनस दे दूंगा, काम हो जाएगा? है ना, यहां भी प्लस की जगह माइनस दे दूंगा, काम हो जाएगा क्या? सो ये पॉइंट आप याद रखना, सब्ट्रैक्शन कोई अलग फंक्शन नहीं है, इट इज बेसिकली ए प्लस अंडर ब्रैकेट माइनस बी। मीन्स आप ए और माइनस बी वेक्टर को क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। स्क्वायर करोगे तो इफेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप उसे नॉर्मल फंक्शन में यूज कर रहे हो, लीनियरली यूज कर रहे हो, तो क्या होगा, वो माइनस साइन रिफ्लेक्ट होगा ना। वही माइनस साइन अभी मैं आपको बोल रहा हूं यहां कि आप प्लस की जगह क्या करो, माइनस करके उसे चेक कर लो। इज इट फाइन विथ एवरीवन? cos थीटा जीरो, देन cos थीटा जीरो, तो आप क्या बोलोगे, इट इज रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस, सही बोल रहा हूं मैं? cos थीटा जीरो बोल रहा हूं मैं। cos थीटा जीरो मतलब दोनों वेक्टर्स क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो सही में क्या होना चाहिए, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होना चाहिए ना। पाइथागोरस लगा के ही आंसर आएगा ना। cos थीटा वन है तो cos ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, रूट लगा दोगे इसके ऊपर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर था, रूट लगाएंगे तो a प्लस बी आएगा ना। क्या सिमिलरली इसी तरीके से आप a माइनस बी की तरफ भी जा सकते हो, जा सकते हो। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूले काम आएंगे और ज्यादा कुछ जानने की जरूरत है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ाता हूं मैं यहां से, अब क्वेश्चंस की तरफ चले आते हैं। क्वेश्चंस बहुत प्यारे प्यारे से हैं बेटा, जल्दी जल्दी सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, 120, बहुत बढ़िया। ये जो रिजल्ट है इसे याद भी रखेंगे। मैं बस 1 मिनट का टाइम ले रहा हूं, जिन बच्चों से ये नहीं हो पा रहा है या आगे अभी नहीं पढ़ पाए हो उनके लिए। आप आराम से इसे पढ़ो और एक बार नहीं समझ में आता है तो मुझे बताओ, मैं इसे पूरे को एक्सप्लेन करके दिखाता हूं आपको। प्लीज जल्दी से। क्वेश्चन क्या गिवन है, दो वेक्टर्स हैं आपके पास, है ना, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और उनका रिजल्टेंट भी जो आ रहा है वो भी कैसा आ रहा है, उसी मैग्नीट्यूड का आ रहा है जिसका वो पहले वाला वेक्टर था ना। मुझसे पूछा गया है कि हमारे दोनों वेक्टर्स के बीच में, इनिशियली जो दो वेक्टर्स आपने लिए थे उन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा। क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। क्वेश्चन बोल सकते हैं, यहां पे इन्होंने इक्वल मैग्नीट्यूड बोला है, मैं बोलता वी हैव 2 यूनिट वेक्टर्स एंड द सम ऑफ दीज 2 यूनिट वेक्टर्स इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर। 2 यूनिट वेक्टर मैंने लिया है, इन दोनों का सम भी क्या है, एक यूनिट वेक्टर ही है। मुझे थर्ड वेक्टर, मुझे पहले दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल के बताओ। क्या सेम ही एस्पेक्ट हो गया, इक्वल मैग्नीट्यूड बोला है या क्या बोल दिया, यूनिट वेक्टर बोल दिया। यूनिट मतलब 1 ना, तो 1 दोनों है ही, मतलब हमारे पॉइंट को तो सेटिस्फाई कर ही रहे हैं, हाँ या ना, कर रहे हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला अभी सिखाया है ना, कोई बताना चाहेगा क्या फॉर्मूला लगाएंगे यहां? मैं लिखता R इज इक्वल टू ए प्लस बी, पहले तो यही लिख देता हूं। सेकेंड पॉइंट में लिख देता हूं, हियर गिवन क्या है कि हमारा R, A और B ये सब के सब क्या है, सेम मैग्नीट्यूड वाले हैं। मैं इसे x मान लूं, कोई दिक्कत है? मैंने x का नाम दे दिया इसे। अब फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, अभी जस्ट हमने एक फॉर्मूला सीखा है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। एम आई राइट? ये क्या है हमारे पास, हमारा फॉर्मूला है। नाउ व्हाट टू डू, अब क्या करेंगे, एक्स पुट करेंगे और क्या करेंगे। एक्स पता है ना हमारे पास, आर ए बी सब हैं क्या, एक्स है तो एक्स डाल देते हैं यहां लिखते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर और आगे क्या लिखेंगे हम, cos थीटा। सो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2 और थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। क्या लिखने में कोई परेशानी है किसी को? जल्दी से बोलो यस और नो। नहीं है? मेरा यहीं पे दूसरा सवाल है, इसी से जुड़ा हुआ सेकेंड क्वेश्चन आता है यहीं पे। फाइंड P, और P है क्या, P इज इक्वल टू A माइनस बी। अब बताओ इस बार क्या आंसर होता है, P इज इक्वल टू A माइनस बी।
अब ये सेम क्वेश्चन है, a माइनस बी कर दिया है, क्या निकल कर आता? डरने की बात नहीं है, क्वेश्चन कुछ खतरनाक सा नहीं हुआ, सेम ही क्वेश्चन है। अभी p का मैग्नीट्यूड क्या लिखते हैं आप लोग मुझे बताओ, क्या लिखते हैं आप? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 120 डिग्री। क्या आप सभी यही लिखते हैं? अभी ए बी की वैल्यू पता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, और कॉस 120 को क्या लिखते हैं? -1/2। तो लिख दिया यहां -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या ये भी प्लस एक्स स्क्वायर हो गया? तो आंसर क्या आ गया मेरे पास? √3x। टफ है नहीं? तो आप √3 टाइम्स आंसर पाने वाले हो। यहां पे मुश्किल था क्या? तो ऐसे क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि अब किसी को दिक्कत होगी, आगे से याद भी रखोगे। दो वेक्टर्स को जो कि सेम मैग्नीट्यूड के हैं और ऐड कर रहे हैं हम, उससे अगर थर्ड वेक्टर मिल रहा है जो कि सेम मैग्नीट्यूड का है, तो उनके बीच का एंगल क्या रहा होगा? 120 डिग्री रहा होगा। ये हम याद भी रखेंगे। आगे बढ़ते हैं यहां से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, अच्छा ये सेम ही आ गया क्या? सॉरी, ये सेम ही क्वेश्चन आ गया, सॉरी। अच्छा थोड़ा आगे चेंज है क्या? एक मिनट। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट वेक्टर, देन फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। है ना, हमें बोला गया है कि हमारे रिजल्टेंट वेक्टर का, है ना, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स, कुछ लैंग्वेज में गड़बड़ है, मैं इसे चेंज करके आपको दे देता हूं, ठीक है ना? आप घबराओ नहीं, मैं इसी क्वेश्चन को चेंज करके दे रहा हूं आपको, ठीक है? तो इसको इस स्लाइड से हटा दे रहा हूं मैं, और एक क्वेश्चन जो है सिमिलर टाइप का आपके सामने मैं लेकर आ जाता हूं, ठीक है? देखते हैं ध्यान से। मुझे बोला गया कि हमारे पास r जो दिया हुआ है ये a प्लस बी के इक्वल है। कैसा है r? हमारे पास a प्लस बी के बराबर है। हमें बोला गया r वेक्टर जो आ रहा है यहां पे, ये हमारे a वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर है। r वेक्टर क्या है? a वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर है। एंड साथ ही साथ हमें गिवन है हमारा r वेक्टर का मैग्नीट्यूड और a वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के बराबर है। फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। मुझे क्या करना है? a और b वेक्टर के बीच का एंगल बताना है। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा था, इससे मैंने हटा दिया। मैं लिख सकता हूं यहां पे कि r वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ a एंड b। रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर ओवर स्मॉलर वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर एंड a वेक्टर इज सेम, देन फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। इज इट फाइन? तो लैंग्वेज हम इस तरीके से दे सकते हैं यहां पे। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कुछ बोल रहे थे आप लोग। 135 इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं अब इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। जिनसे नहीं हो रहा है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं ऐसे मौका भी नहीं दे रहा हूं आपको अभी सॉल्व करने का, मैं ही सॉल्व कर रहा हूं, है ना? तो देखते हैं, एक सीख लेते हैं, अगली बार से आप खुद करना। आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा उसमें आप लगाना। मैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा आपको बोलूंगा यूज ग्राफिकल मेथड। आप क्या करो? सिंपल वे में इसे ड्रॉ करो। ड्रॉ करने के बाद आपका आंसर बहुत ही आराम से आएगा। कैसे आएगा दिखाता हूं मैं, है ना? कैसे आएगा दिखाता हूं। मान लो मेरे पास जो पहला वेक्टर है ना, ये आपको बॉटम पे यूं दिखाई दे रहा है, ये ए वेक्टर है। आर वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, तो क्या मैं आर वेक्टर डायरेक्टली इस तरीके से यहां पे ड्रॉ कर सकता हूं? से यस और नो। आप बताओ वेक्टर का ट्रायंगल लॉ क्या कहता है हमें? अगर फर्स्ट वेक्टर ये मेरे पास ए वेक्टर है और ये वेक्टर मेरे पास आर वेक्टर है, तो हमारा बी वेक्टर कैसे ड्रॉ होगा? क्या मैं सिंपल इस ट्रायंगल को पूरा कर दूं सेम ऑर्डर में बनाते हुए? क्या इस ट्रायंगल को यूं पूरा कर दूं? हाँ या ना? क्या यही हमारे पास बी वेक्टर होगा? बोल तो दो।
अगर मुझे ए और बी के बीच का एंगल निकालना है तो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस एंगल और नॉट। मैं इस एंगल को अभी जो है ना यहां पे थीटा से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। मुझे बोला गया है कि आर का जो मैग्नीट्यूड है ये ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है और ट्रायंगल मेरे सामने दिख रहा है, ये एंगल मुझे राइट एंगल दिया हुआ है। क्या मैं यहां पे अब नॉर्मल जो ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करने के लिए, क्या मैं वो कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं? मैं इस एंगल को अभी अल्फा मान लेता हूं एंड आई एम राइटिंग हियर tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस एंड परपेंडिकुलर एंड बेस बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड। सो क्या इसे मैं 1 लिख सकता हूं? ये जैसे ही 1 हुआ, क्या अल्फा की वैल्यू आपके पास 45 डिग्री आ गई? और आप बच्चों मुझे बताओ, अगर अल्फा 45 है तो थीटा क्या होना है? थीटा इज 180 डिग्री माइनस अल्फा दैट इज इक्वल टू 135 डिग्री। मुझे अगर चॉइसेस देनी होती ना, मैं पहला चॉइस जानते हो क्या देता? 45 डिग्री। और मैं सही बताता हूं, बहुत बच्चे इस ट्रैप में फंसते ना। तो हमें ट्रैप में नहीं फंसना है, हमें ऐसे ट्रैप से बाहर निकलना है। आई होप यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। सभी को क्लियर है ना? कहीं कोई कंफ्यूजन? सबसे पीछे बैठे हुए बच्चों कोई कंफ्यूजन? आप आज फर्स्ट क्लास में आए हो क्या बेटा? हाँ, ओके, समझ में आ रहा है? कुछ बाउंस तो नहीं कर रहा? थोड़ा थोड़ा। चलो फिर तो हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ आते हैं। हम लोग अब यहां से स्टार्ट करते हैं बेटा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन 2D। अगर हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को 2D में डिस्कस करना चाहें तो जो फॉर्मूले आपने 1D में पढ़े थे, जो फॉर्मूले आपने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे, वही फॉर्मूले हमारे यहां पे भी अब यूज हो सकते हैं। बस लिखने का तरीका क्या होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, हम उसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला मुझे लिखना होता तो मैं क्या लिखता? v इज इक्वल टू यू प्लस AT। कोई दिक्कत तो नहीं है? दूसरा फॉर्मूला मैं यहां पे लिखता डेल्टा आर इज इक्वल टू, डेल्टा आर का मतलब हो गया आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू यू मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। इज इट ओके? थर्ड बच्चों, आपकी तरफ से आवाज क्यों नहीं आ रही है? कोई दिक्कत हो गई है क्या? v डॉट v इज इक्वल टू u डॉट u प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट डेल्टा r। तो ये तीन जो बेसिक फॉर्मूले हैं ये आपके पास रहेंगे। अब आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, थोड़ी देर के लिए पेन डाउन कर लो, क्योंकि मैं जो अब आपसे बातें बताने जा रहा हूं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको जाननी चाहिए, बहुत ज्यादा आपको काम आने वाली है। तो यहां से हम बात करते हैं अब कुछ नोट पॉइंट्स की, है ना? हम बात करते हैं यहां से अब कुछ नोट पॉइंट्स की। सॉरी, कोई बात नहीं, मुझे लगा छोटा हो जाएगा। हम लोग अब कुछ नोट पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट नोट पॉइंट से डिस्कस करना स्टार्ट करता हूं। प्लीज आप लोगों का कंसंट्रेशन चाहिए बोर्ड की तरफ। हमेशा बेटा मोशन इन 2D का कोई भी क्वेश्चन हो, आप क्या करो, आप एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को, या वाई जेड है या एक्स जेड है, तो आप क्या करो, दोनों एक्सिस को सेग्रीगेट कर लो और दोनों के मोशन को सेपरेटली डील करो। फर्क बस इतना होगा कि मोशन जो होगा उसका टाइम दोनों जगह पे क्या रहेगा, एक जैसा। तो आपको टाइम में किसी तरीके का चेंज नहीं करना, टाइम आपको जो मिलेगा वो एक जैसा ही मिलने वाला है। डेल्टा टी की वैल्यू दोनों जगह क्या रहनी है, सेम रहनी है। क्लियर है ये पॉइंट? अब दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं जिसको मैं यहां लिख भी रहा हूं। अगर ए और वी मुझे दिया हुआ हो तो पता है मैं ऑब्जेक्ट के पाथ के बारे में बहुत सारे आइडियाज दे सकता हूं। जैसे अगर किसी ने मुझे दे दिया है कि हमारा u और a जो है ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं। u और a जो है आपस में कैसे हैं, एंटी पैरेलल हैं। u और a आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। और u एंड a आर मेकिंग सम रैंडम एंगल, मेकिंग सम एंगल। ये चार सिचुएशंस हमारे पास आ सकते हैं, है ना? हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दी हुई हो, हमारे पास एक्सेलरेशन दिया हुआ हो, हमें बोला गया हो हमारी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है।
हमारी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है। हमारी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हर जगह पर एक दूसरे के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। हमारी वेलोसिटी और हमारा एक्सेलरेशन ये एक दूसरे के साथ कोई रैंडम सा एंगल बना रहे हैं। इन तीनों के अलावा पहला एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, दूसरा हो गया 180, थर्ड हो गया 90। मैं इन तीनों के अलावा किसी एंगल की बात कर रहा हूं। सो यहां पे पार्टिकल का पाथ फिक्स हो जाता है। हम बोलते हैं अगर ये पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो हमारा मोशन जो होगा ये स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन होगा। और अगर दोनों पैरेलल हैं तो यू विल इंक्रीज, इसकी स्पीड हमेशा क्या होगी, इंक्रीज करती हुई मुझे दिखाई देगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? दूसरा है, अगर हमारा u और a एंटी पैरेलल है तो फिर से हम स्ट्रेट लाइन लिखेंगे, बट यहां पे u विल क्या होगा हमारा, u विल डिक्रीज। u की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू लगातार क्या होगी, कम होती जाएगी। बहुत सिंपल है ना, मैं आगे जा रहा हूं, कोई मुझे आगे ही धक्का दे रहा है तो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी मेरी। मैं आगे जा रहा हूं, कोई मुझे पीछे खींच रहा है, क्या होगा, स्पीड घटेगी मेरी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया। आगे आते हैं थर्ड पॉइंट पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सर्कुलर मोशन की बात समझी है कभी? सर्कुलर पाथ क्या होता है, आपका सर्कल अगर आप कहीं पे भी ड्रॉ करते हो तो हर पॉइंट पे फोर्स जो लग रहा होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है, और वेलोसिटी कैसी होती है, अलोंग द टेंजेंट। क्या दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है? तो अगर हमारा u और a परपेंडिकुलर है तो पाथ कैसा होना है, ये हमारा होना है सर्कुलर। क्या कोई दिक्कत है इसमें? और लास्ट है हमारे पास, आपने जेवलिंग थ्रो देखा होगा ना, अभी गोल्ड आने के बाद तो देख ही लिया होगा, नहीं देखा? ओलंपिक गोल्ड के बाद भी नहीं देखा? क्रिकेट तो खेला होगा, है ना? क्रिकेट खेलते हैं तो क्या होता है, बॉल पे हिट जो लगता है वो किसी एंगल पे लगता है ना? जी हर जगह कहां एक्ट कर रही होती है, नीचे की ओर। दोनों के बीच में एंगल हो गया रैंडम सा। पाथ कैसा होता है, ट्रेजेक्ट्री कैसी बनती है, पैराबोलिक। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, थर्ड में क्या होने वाला है, हमारा पाथ हमेशा पैराबोलिक होगा। यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, पैराबोलिक पाथ। इज इट फाइन विथ एवरीवन? तो ये याद रखेंगे, इस पे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कर लोगे अब आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं? नहीं सुनना ही दिया मुझे तो, है दिक्कत? नहीं, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी नोट भी करेंगे, मिलेंगे, मिल रहे होंगे ना? ऐप पे अभी नहीं आया है, ऐप चल नहीं रहा अभी। ओके, तो ऐप नहीं चल रहा तो अभी मैम आई थी ना, कनेक्ट कर लेना और ऐप चलवा लेना जल्दी से जल्दी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पे क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को हम कर कैसे सकते हैं। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा कैच है, ध्यान से पढ़ो, उसके बाद में उस कैच के बारे में बात करता हूं। पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है ना? पहले वो 2,3 पे था, टाइम t इक्वल टू 0 पे। t इक्वल टू 2 पे कहां पहुंच गया, 6,7 पे। एंड देन टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड पे वो कहां पहुंच गया, 13,14 पे। मुझसे पूछा गया है कि इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, यही पूछा गया है ना? और कब, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 में। मेरा आपसे सवाल है, छोटा सा सवाल है, क्या t इक्वल टू 2 वाला जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है किसी काम का है क्या? नहीं। हमें क्या देखना होता है, इनिशियल और फाइनल। डिस्प्लेसमेंट हमें कहां से मिलता है, इनिशियल और फाइनल से। तो मुझे अगर v एवरेज निकालना हो तो आई एम इंटरेस्टेड इन ओनली द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट में से फाइनल वाले को पहले मैं लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं 13i कैप प्लस 14j कैप, और इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करूंगा बेटा, 2i कैप प्लस 3j कैप, और डिवाइड किससे कर दूं, 5 से। क्या हमारा आंसर आ जाएगा? कौन सा आंसर आ रहा है, श्योर? थर्ड आ रहा है, थर्ड कौन सा, डी चॉइस। कितने बच्चों का डी आया? आया नहीं आया, क्यों? 13 माइनस 2 कितना होगा, 11। 14 माइनस 3 कितना होगा, 11। तो 11i कैप प्लस 11j कैप डिवाइडेड बाई 5, यही मिलेगा क्या? किस चॉइस में दिख रहा है मुझे तो बस डी में दिख रहा है, दैट्स वाई आंसर इज डी। टफ है? नहीं, आया हुआ क्वेश्चन है ये भी नीट का, मैंने यहाँ पे लगता है ईयर नहीं लिखा है,
ये भी नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। बोलोगे सर इतना इजी पूछ लेते हैं, क्या करोगे? कभी कभी पूछ लेते हैं। हम लोग अब यहां से आते हैं बेटा सेकेंड एस्पेक्ट की तरफ। हम लोग अब पढ़ना शुरू करते हैं रिलेटिव मोशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस को। किसको सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं रिलेटिव मोशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस को। इन क्वेश्चन में से सबसे पहला क्वेश्चन एक पेट क्वेश्चन है, जिसे आप बोलते हो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, है ना। तो पहले मैं इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर रहा हूं, फिर मैं इस क्वेश्चन की तरफ आ जाऊंगा, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले इसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। मैं यहां पे लेफ्ट साइड में इसी पेज के आपको इसके कॉन्सेप्ट को सिखाता हूं पहले, ठीक है। ध्यान से देखते हैं बच्चों, कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन अभी पढ़ने की नीड नहीं है, पहले आराम से समझते हैं। हमें क्वेश्चन क्या दिया जाता है? हमें बोलते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, कभी एक कार मोटरसाइकिल हो सकते हैं, चोर पुलिस हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, दो शिप्स हो सकती हैं, है ना। दो ऑब्जेक्ट्स मुझे दी हुई होती हैं और दोनों के दोनों मूव कर रहे होते हैं। आपको बताना होता है कि इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होने वाला है, इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होने वाला है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने अभी ले रहा हूं यहां पे, ठीक है ना, ध्यान से देखना इसे। मुझे बोला गया कि हमारे पास एक, मान लेते हैं यहां पे एक पार्टिकल ए है एंड द पार्टिकल ए इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट विथ स्पीड ऑफ यू ए, और यहीं पे क्या है हमारे पास, एक पार्टिकल बी है ना। यहां से कुछ दूरी पे क्या है हमारे पास, एक पार्टिकल बी। पार्टिकल बी इज मूविंग टुवर्ड्स ए और इसकी स्पीड कितनी है, यू बी के बराबर है। मुझे बोला जाता है कि अगर इनिशियली इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ डी के बराबर थी तो इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी रही होगी। क्वेश्चन क्लियर है? ए मूव कर रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, बी इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, बट बी जो है वो इनिशियली डी डिस्टेंस पर था। मुझे बताना है कि इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं उसे बोलते हैं रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट। कैसे लगाते हो उसे? लगाने का तरीका बहुत ही ज्यादा सिंपल है। एग्जैक्टली हम जो है एक किसी को इनमें से ऑब्जर्वर बना देते हैं, तो दूसरा उसके रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्या? और मैं अगर खुद ऑब्जर्वर हूं तो मैं तो अपनी रिस्पेक्ट में तो रुका हुआ हूं ना, मैं तो मूव कर नहीं रहा। तो मुझे क्या दिखेगा, मेरे सामने जो दूसरा पार्टिकल है वो मूव कर रहा है। अब मैं खुद से उसके लाइन ऑफ मोशन पे एक अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो क्या मुझे मिनिमम डिस्टेंस मिल जाएगी? मैथ्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना कि मान लो इस पॉइंट से इस लाइन के बीच का मिनिमम डिस्टेंस मुझे निकालना है, तो कैसे निकालते थे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते थे, इस परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस होगा यहाँ पे, जो लेंथ होगा यहाँ पे, वही क्या होगा हमारा मिनिमम डिस्टेंस होगा। क्या ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं? करने की कोशिश करते हैं। यहाँ किसको स्टेशनरी रखना ज्यादा अच्छा रहेगा, आप बताओ? ए को ओरिजिन पे पड़ा हुआ है, कैलकुलेशन इजी रहेगा हमारा, रहेगा ना। तो हमेशा इसे भी स्मार्टली चूज करना है। यहां भी स्मार्टली हम चूज करेंगे किसको, उसे जो कि यहां पे ओरिजिन पे है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। मैं यहां पे आपको बोल रहा हूं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, क्या हम इसे आसानी से यू बी माइनस यू ए लिख सकते हैं? ये प्रीवियस लेक्चर में मोशन 1D लिखते समय मैंने सिखाया था। स्पीड ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, इसको क्या ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? देखो ये मुझे यू बी दिख रहा है, यू ए को उल्टा करना पड़ेगा ना। उल्टा करने का मतलब क्या, इसे आप माइनस ऑफ यू ए कह पाओगे? से यस और नो। ये यू ए लेफ्टवर्ड था, मैंने क्या किया, माइनस साइन लगा के इसे राइटवर्ड बना दिया। अब इसे इसके साथ हमने ऐड कर दिया, तो क्या इसकी जो नेट वेलोसिटी होगी उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा रहेगा जो अभी हमने बनाया है। दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग यू बी ए। क्या आप सभी अग्री करते हो? अब मुझे क्या करना है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और ये परपेंडिकुलर ही क्या मुझे मिनिमम डिस्टेंस बताएगा? से यस और नो। तो यहां पे मैं कह सकता हूं दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग डी मिनिमम। डन है? अब आगे का काम बहुत इजी है, कर सकते हैं हम। एंगल, पहला काम क्या होगा आपका, एंगल निकालना। एंगल से स्टार्ट करते हैं।
एंगल निकालना होगा तो एंगल निकालने के लिए आप क्या करोगे? मान लो ये एंगल मुझे निकालना है, डायरेक्शन नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, दोबारा बताते हैं। वेक्टर में क्या क्या होता है बेटा? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। क्या यूए का आपने मैग्नीट्यूड बदला है? नहीं, आपने क्या किया, उसे बस माइनस यूए बनाया है। तो अगर आई कैप था तो उसको आपने क्या बना दिया है? माइनस आई कैप। क्या यही दिखाया है हमने? यूए अगर हमारे पास माइनस आई कैप था तो हमने उसको क्या बना दिया? यहाँ पे आई कैप बना दिया। माइनस आई को आई भी बना सकते हैं ना। तो ये हमारे पास यूए था, मुझे क्या चाहिए था? माइनस यूए, मैंने ये माइनस यूए बना दिया। अब इन दोनों को मुझे सम करना है। क्या वेक्टर सम करना आता है हमें? ट्रायंगल लॉ जानते हैं हम, या पैरेललोग्राम लॉ। देखो यहाँ पे हमने पैरेललोग्राम लॉ से इसका सम निकाला है। एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये। क्या एक पैरेललोग्राम बनाओगे तो इसका डायगोनल जो अभी मैंने डायरेक्शन बनाया है इसी डायरेक्शन में होगा, और ये डायरेक्शन अगर मिल गया तो क्या हम अब इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डाल के आराम से डी मिनिमम निकाल सकते हैं। बाकी कैलकुलेशन अब मैं आगे सिखाता हूं। इस एंगल को आप थीटा मान सकते हो ना। तो मैं यहां पे अगर tan थीटा की वैल्यू लिखना चाहता तो क्या लिखता बेटा? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर इज यू ए एंड बेस इज यू बी। रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन आगे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इस छोटे से ट्रायंगल की बात करो। छोटे से ट्रायंगल में ये एंगल आपको पता है, ये डिस्टेंस आपको पता है, और आपको ये डी मिनिमम निकालना है। क्या आप एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हो? ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस है, तो आप यहां पे लिखोगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज डी मिनिमम डिवाइडेड बाई डी। सो द वैल्यू ऑफ डी मिनिमम इज नथिंग बट डी साइन थीटा। इज इट ओके टू यू? और ये साइन थीटा क्या है बेटा? साइन थीटा निकाल सकते हैं क्या? देखो आप लोग अगर नहीं इन्वॉल्व हो गए नहीं मजा आएगा। हमारे पास tan थीटा दिया हुआ है ना, तो क्या फिर से ट्रायंगल बना के साइन थीटा निकालना मुश्किल है हमारे लिए? नहीं। tan थीटा का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर और बेस, यही होता है ना। परपेंडिकुलर यूए है, बेस क्या है मेरे पास? यूबी है। तो क्या ऑटोमेटिकली ये यूए स्क्वायर प्लस यूबी स्क्वायर का रूट हो जाएगा? सो आप साइन थीटा को क्या लिखोगे? यूए डिवाइडेड बाई रूट अंडर यूए स्क्वायर प्लस यूबी स्क्वायर। यहां पे लिख देते हैं डी डिवाइडेड बाई डी मल्टीप्लाइड बाई यूए डिवाइडेड बाई यूए स्क्वायर प्लस यूबी स्क्वायर। सो यहाँ पे थोड़ा अननोन वैल्यूज है, भारी भरकम सा लग रहा है, लेकिन जब यहाँ पे नंबर्स दे दिए जाएंगे ना आपको ये टफ नहीं लगेगा, बहुत आराम से इसे कर पाओगे। हाँ बेटा, हमने बेटा ए को रेस्ट में माना है, यूए को रेस्ट में नहीं माना है। हमने ए को ऑब्जर्वर बना लिया है, तो ए के रेस्पेक्ट में हम इस पूरे मोशन को देख रहे हैं। तो ए को ऐसा लग रहा है कि बी इस डायरेक्शन में जा रहा है। मैंने उस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला है और बोला है कि ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी? डी मिनिमम होगी। क्या बेटा? वेलोसिटी कहां ली हमने? हमने ये यूए वेलोसिटी नहीं ली है, ये तो अभी हमारे लिए एक नंबर है ना। हमारे लिए क्या है? एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल पूरा बना है, इस ट्रायंगल में ये दोनों क्या है? एक नंबर्स हैं। हम तो सिर्फ डायरेक्शन को कंसीडर करने के लिए यूबीए को कंसीडर कर रहे हैं। डन है? अब कुछ तो बोलो। हाँ बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू यूए बाई यूबी कैसे लिखा है देख लेते हैं बेटा। ये एंगल थीटा है। अब हम यहां पे क्या लिखना चाहते हैं? परपेंडिकुलर और बेस। तो यहां परपेंडिकुलर में क्या वैल्यू ली है हमने? यूए, और बेस में क्या लिया है हमने? यूबी। दैट्स वाई हमने यहां पे यूए बाई यूबी लिखा है। डन। माइनस बेटा, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना, हम तो डायरेक्शन में इंटरेस्टेड ही नहीं है, हम तो सिर्फ लेंथ को देख रहे हैं। हमने तो यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव एंगल की बात ही नहीं की है, इसलिए हम यहाँ पे उस माइनस साइन को कंसीडर करना मतलब कंसीडर करने की जरूरत नहीं समझते हैं। और कुछ? और कोई क्वेश्चन है? अब क्या ये क्वेश्चन जो हमारे सामने है इसे हम सॉल्व कर सकते हैं? जल्दी से बोलो बच्चों, क्या ये क्वेश्चन अब हमसे सॉल्व किया जा सकता है? हमें करना क्या है? हम सबसे पहले तो यहां पे क्या करेंगे? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ड्रॉ कर लेते हैं। क्या ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट है, और ये क्या है हमारे पास? वेस्ट। इज इट फाइन? नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट। दूसरा है कि शिप जो है हमारा ए जो है ये वेस्टवर्ड मूव कर रहा है।
तो यहां पे मैंने ए को मान लिया और ए को मूव किधर करा दिया है हमने, वेस्टवर्ड। क्या स्पीड भी गिवन है? हाँ बिल्कुल गिवन है, इट इज 10 किलोमीटर पर आवर। नाउ जो बी पॉइंट है वो साउथ में सिचुएटेड है, कितनी दूरी पर? क्या 100 किलोमीटर पे है, एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ। ये भी कितने से मूव कर रहा है? 10 किलोमीटर पर आवर से। क्या यहां तक लिखने में कोई परेशानी है किसी को? आगे क्या सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने लिया है? से यस और नो, है ना? आपको करना क्या है, अब आपको निकालना है यहां पे वी ए बी। वी ए बी होगा हमारे पास वी ए माइनस वी बी। मैंने सही लिखा है या गलत लिख दिया है? नहीं ध्यान दिया हमने। वी बी ए होगा ना। किसको ऑब्जर्वर मानने को बोला था? जो ओरिजिन पे हो, है ना? तो अगर ओरिजिन वाले को हमें मानना है तो यहां पे वी बी ए लिखना होगा या वी ए बी लिखना होगा? वी बी ए। बहुत अच्छे बच्चों, तो हम यहां पे लिखेंगे क्या? वी बी ए, एंड वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। नाउ द सेम थिंग यू हैव टू डू हियर। मैं अब इसे सॉल्व करूं या आप लोगों से एक्सपेक्ट करूं कि आप कर लोगे? क्या बेटा, किससे निकालोगे? क्या अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो या मुझे करना है? बोलो। √3 नहीं, √2 आनी चाहिए, √2 आनी चाहिए एग्जैक्टली। देखो यहां पे सबसे पहले, चलो अब मैं कर ही दे रहा हूं, जब आधी मैंने सॉल्व कर दी तो बाकी भी कर देता हूं। यहां थीटा क्या होना चाहिए? 45 डिग्री। कोई दिक्कत है? नहीं। तो इसका मतलब डी मिनिमम अगर कोई मुझसे पूछता तो मैं क्या लिखता? डी साइन 45, 100 इंटू साइन 45। साइन 45 इज 1/√2, सो आंसर इज 50/√2, डी मिनिमम। बट इन्होंने क्या पूछा कि वो टाइम निकाल कर बताओ जब हमारा डिस्टेंस क्या हो, शॉर्टेस्ट हो। ये पूछा है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया। इन्होंने बोला भाई हमें इंटरेस्ट नहीं है कि आप ये डी मिनिमम कैसे निकाल रहे हो, आप ये डी मिनिमम कैसे निकाल रहे हो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। हमारा इंटरेस्ट कहां है? हमारा इंटरेस्ट है कि आप ये लेंथ कितनी देर में कवर कर रहे हो। हाँ या ना? बोलो जल्दी। क्या ये डिस्टेंस भी हमारे पास 100/√2 आने वाला है हमारे फॉर्मूले से? से यस और नो। दैट इज 50√2 किलोमीटर, यही आएगा ना? और आप बताओ, अगर मैं यहां पे VBA की वैल्यू निकाल लूं तो VBA मेरे पास होता क्या? इट इज 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और इसका रूट, दैट इज 10√2 किलोमीटर पर आवर। अग्री करते हो मुझसे? ओहो, अग्री करते हो मुझसे? जल्दी जल्दी बताओ। तो मेरा नेट वेलोसिटी इस लाइन के अलॉन्ग कितना है? 10√2। मुझे डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है? 50√2। टाइम कितना लगने वाला है? 5। तो हम यहां से सीधे सीधे आंसर पे क्या कोट कर देंगे? टाइम टेकन इज इक्वल टू, टाइम इज इक्वल टू 50√2 डिवाइडेड बाई 10√2 एंड आंसर इज 5 आवर्स। डन है बच्चों? डन है? तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा प्यारा सा लगाया था इन्होंने। दो चीजें यूज करा ली आपसे, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को भी पूछ लिया और साथ ही साथ इन्होंने ये डिस्टेंस को भी थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपके सामने रख दिया। ठीक है? डन है? हाँ, टैन थीटा और साइन थीटा। देखो टैन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा जो भी निकालना हो, हम ट्रायंगल बना लेते हैं। हम परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस के बारे में जानते हैं। टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। हाइपोटेनस निकालना हो तो क्या हम √p² + b² कर सकते हैं? तो साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा इज p/h। तो p आपके पास पहले से है और आपने h अभी निकाल लिया है, दोनों को यूज करके वैल्यू को कोट कर दिया है आपने। ठीक है? तो कभी भी कोई भी वैल्यू ऐसी दी हुई हो, साइन को कॉस में, कॉस को टैन में, टैन को साइन में, कॉस में, कहीं बदलना हो, आप ट्रायंगल खींचो और ट्रायंगल खींच के रिलेशन यूज कर लो जो बेसिक हम लोग यूज करते आए हैं। टैन थीटा बेटा क्या होगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन, सॉरी, टैन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। थीटा इसे लिया है बेटा, थीटा ये है। टैन थीटा का फॉर्मूला अभी UA/UB लिखा था ना, तो ऊपर परपेंडिकुलर नीचे बेस, ये ऊपर परपेंडिकुलर नीचे बेस।
साइन थीटा लिखने के लिए पहले मैंने हाइपोटेनस लिखा, अब क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ठीक है, चलिए आगे बच्चों। चलो फिर यहां से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा, इसको अच्छे से दिमाग में सेट कर लेते हैं, आगे ये बहुत जगह पे आपको काम भी आने वाला है। ठीक है, तो दिमाग में बिल्कुल सेट कर लो। ये जितनी भी क्वांटिटीज आपको दी हुई हैं, ये सबके ऊपर क्या है? एक वेक्टर साइन भी लगा हुआ है। ये भी है आपका एक साइन, इस साइन को भी आप अपने दिमाग में सेट रखना। यहां पे ये भी हमारे दिमाग में रहना चाहिए। अब देखते हैं इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कैसे इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। दो पार्टिकल्स अगर एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रही हैं, दो पार्टिकल्स अगर एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रही हैं, तो मैं बोलूंगा हमारा जो कंडीशन फॉर कोलिजन होगा वो क्या होगा बच्चों? कंडीशन फॉर कोलिजन क्या होगा? सिंपल सोच के देखो ना, मैं और आप चल रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम दोनों के बीच में शुरुआत में कोई रिलेटिव डिस्टेंस थी ना, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर जो भी थी। फाइनली वो रिलेटिव डिस्टेंस खत्म हो रही है। इसका मतलब है कि इसी लाइन के अलोंग हमारे पास कुछ ना कुछ रिलेटिव वेलोसिटी है। अगर रिलेटिव वेलोसिटी इसी लाइन के अलोंग होगी तभी तो जाकर ये दोनों टकराएंगे, नहीं तो टकराएंगे क्या? नहीं टकराएंगे। तो हमें दिमाग में ये रखना है कि हमारे डिस्टेंस का जो रिलेटिव वैल्यू है, डेल्टा आर रिलेटिव जो है, इसका डायरेक्शन, और हमारे पास जो वी रिलेटिव है इसका डायरेक्शन, ये एक दूसरे के हमेशा क्या होने चाहिए? अपोजिट होने चाहिए। ये अगर एक दूसरे के अपोजिट हैं तो वैसे केस में कोलिजन होना ही होना है। क्यों होना है? मान लो मेरे और आपके बीच में क्या था? 50 मीटर की डिस्टेंस थी। मेरे और आपके बीच में एक रिलेटिव वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड की। तो मुझे पता है ना कि 5 सेकंड के बाद हम लोग जाके टकराएंगे। अगर रिलेटिव वेलोसिटी होती ही नहीं तो क्या टकराते? नहीं टकराते। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट रहना चाहिए कि दो चीजें टक्कर कर रही हैं, मतलब दोनों का जो रिलेटिव डिस्टेंस है उसका डायरेक्शन और वहां पे जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन, ये दोनों हमेशा क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। इसे अब हम मैथमेटिकली अगर लिखना चाहें तो आप देखो, मैं अगर R1 माइनस R2 लिखता हूं तो इसके मैग्नीट्यूड से इसे डिवाइड कर दूंगा तो क्या इसका डायरेक्शन आ जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं माइनस साइन के साथ V1 माइनस V2 लिखता हूं, इसके मैग्नीट्यूड से इसे डिवाइड कर दूं तो क्या इसका भी डायरेक्शन आ जाएगा। और दोनों के डायरेक्शन को आपने क्या किया है बेटा? अपोजिट रखा है इस माइनस साइन के साथ। तो ये हमारा रिजल्ट है। अब ये जिस जगह पर भी सेटिस्फाई हो रहा है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। कहां सेटिस्फाई हो रहा है? फर्स्ट में सेटिस्फाई हो रहा है, दैट्स वाई फर्स्ट को हम आंसर कोट करेंगे। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन आएगा, सर माइनस कहाँ गया? माइनस खोया नहीं है, माइनस को बस अंदर डाल दिया है। क्या कर दिया है इसे? आर, यहां पे हमने V2 माइनस V1 के जगह पे क्या कर दिया है? V2 माइनस V1 के जगह पर हमने V1 माइनस V1 माइनस V2 के जगह पर हमने V2 माइनस V1 कर दिया है। क्लियर है क्या? सभी को क्लियर है? बढ़ जाऊं आगे? चलो फिर तो यहां से आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ध्यान से देखते हैं, जल्दी से बोर्ड पे कंसंट्रेट करते हैं। देखो ऐसे ये क्वेश्चन जो है ना टफ नहीं है, थोड़ा सा एनालिटिकल स्किल्स की जरूरत है। एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को, अपने आप समझ में आएगा। हमें बोला गया द स्पीड ऑफ अ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। स्टिल वाटर में कितने से चल रहा है? 20 से। द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड फ्लोइंग ड्यू ईस्ट। मान लो ईस्ट की तरफ जा रहा है। इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक एंड विशेस टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, द एंगल एट विच ही शुड मेक हिज स्ट्रोक्स विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ ईस्ट। कहानी थोड़ी लंबी है, डायग्राम बना लेंगे ना तो बहुत सिंपल सी दिखने लग जाएगी। डायग्राम बना रहा हूं मैं, बोर्ड पे प्लीज कंसंट्रेट करते हैं, देखते हैं डायग्राम को। मान लो बेटा ये रिवर है, ये रिवर है। रिवर के मोशन का डायरेक्शन क्या दिया हुआ है मुझे? टुवर्ड्स ईस्ट मान लेते हैं। और स्विमर जो है वो क्या कर रहा है? वो साउथ टू नॉर्थ मूव कर रहा है, मतलब इसके जस्ट परपेंडिकुलर मूव कर सकता है, उसको इस बैंक को क्रॉस करना है। मुझे स्पीड्स भी दी हुई है, ये मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड है और स्विमर यहां कहीं पे है, उसको शॉर्टेस्ट पाथ पे जाना है। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या? सिंपल सीधा वाला होगा क्या? हाँ या ना? तो उसे जाना है इस पाथ पे। बट सोच के देखो, थोड़ा पेन डाउन करो, सोच के देखो।
स्विमर अगर सीधा सीधा मूव कर रहा होता तो क्या होता, रिवर क्या उसको अपनी डायरेक्शन में बहा के ले जाती, तो वो क्रॉस करता क्या, कि आगे चला जाता, क्रॉस करता है या आगे चला जाता, क्रॉस तो करता है बट आगे चला जाता है, जिसे आप ड्रिफ्ट बोलोगे। मुझे वो ड्रिफ्ट चाहिए नहीं, तो कैसे नहीं चाहिए होगा, एग्जैक्टली हम बोलेंगे हमारे पास हॉरिजॉन्टल में कोई स्पीड मुझे चाहिए नहीं, नहीं चाहिए ना, हॉरिजॉन्टल में कोई स्पीड ही नहीं होगी नेट में, तो क्या मैं हॉरिजॉन्टल में मूव करूंगा, नहीं करूंगा। मैं कैसे क्रॉस कर जाऊंगा रिवर को, सीधे सीधे, सिंपल है ना। अब क्या करते हैं इसके लिए, अगर रिवर इसको राइटवर्ड ड्रिफ्ट कर रही है तो मैं इसे लेफ्टवर्ड लेके चला जाता हूं, पहले ही लेफ्टवर्ड ले जाने के लिए क्या मुझे इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, क्या ये हमारे स्विमर का डायरेक्शन होगा। मुझे बोला गया है रिवर की डायरेक्शन के साथ इसका एंगल क्या है, तो क्या इस पूरे एंगल को थीटा इन्होंने माना है, माना है। हम थोड़ा सा अभी कट शॉर्ट कर लेते हैं, बाद में 90 डिग्री ऐड करके बोल लेंगे या देखेंगे कि क्या बोला गया है। देख लेते हैं एक मिनट, स्ट्रोक विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, सॉरी मैं गलत बोल गया, स्ट्रोक के साथ इन्होंने नहीं लिया है बेटा, मैं गलत बोल गया, सॉरी बोलूंगा मैं उसके लिए। इन्होंने एंगल किसको बोला है, नॉर्थ के साथ जो बन रहा है उस एंगल को इन्होंने क्या मान लिया है, थीटा मान लिया है, मान लिया थीटा हमने भी। अब आप बोलो मुझे क्या करना चाहिए, हॉरिजॉन्टल में इसकी स्पीड कितनी थी, वी रिवर थी क्या, ये वी रिवर थी क्या, मुझे इस स्पीड को नलिफाई करना है, तो क्या मेरा ये जो स्विमर का स्पीड है ये वी एस साइन थीटा जो है, क्या इसको इसके बराबर मान लेना चाहिए। अगर ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या हमारा सीधे सिर्फ वर्टिकल का वेलोसिटी बचेगा जिससे आराम से ये रिवर को क्रॉस कर जाएगा, सही, यस और नो। तो मुझे क्या करना है, अब यहां पे लिखना है वी एस साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर, सो साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर डिवाइडेड बाई वी एस। वी आर इज 10, वी एस इज 20, आप बताओ क्या आंसर आया, 1/2, सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। टफ है क्या, आप बताओ बच्चों, टफ है। रिवर को सबसे कम समय में क्रॉस करना होता तो आप क्या करते, तो कैसे ले जाते स्विमर को, कम से कम टाइम में क्रॉस करना है तो क्या करते, आप परपेंडिकुलरली मूव करा देते। क्यों, मैं अगर पूरी एनर्जी लगा दूं सीधे सीधे क्रॉस करने में तो सबसे जल्दी क्रॉस करूंगा। अब रिवर को जहां बहा के ले जाना है ले जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें अगर हम वाई डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हमें एक्स डायरेक्शन के मोशन से कोई मतलब है क्या, हमें तो कोई मतलब नहीं है। तो अगर यही चीज कम से कम समय में करनी होती तो आप कैसे मूव करते, आप बिल्कुल 0 डिग्री पे मूव कर रहे होते और सीधे सीधे रिवर को क्रॉस करने की कोशिश करते। रिवर को जहां आपको बहा के ले जाना होता है बहा के ले जाती, उससे आपको ड्रिफ्ट की वैल्यू मिल जाती। इज इट फाइन। तो इजी कॉन्सेप्ट है, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। क्या बेटा, यहां पे ये अगर वी एस है बेटा तो इससे लगा हुआ जो कंपोनेंट होगा ये क्या होगा, वी एस कॉस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या होगा, वी एस साइन थीटा। मैंने बोला मुझे नेट वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में चाहिए नहीं, रिवर एक्स डायरेक्शन में जा रही थी, मैंने उसको कंपनसेट किससे किया, इस वी एस साइन थीटा से। इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, उसके लिए बराबर होना चाहिए। दोनों को मैग्नीट्यूड को बराबर कर दिया, हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, डन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अब मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को एक बार अपने घर पे खुद से अटेम्प्ट करो। ठीक है, एज अ होमवर्क। अम्ब्रेला वाला प्रॉब्लम है, मैं बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं। आप छाता लगाते कैसे हो, अगर ये आपसे कोई पूछे तो बोलोगे सर आज तक दिमाग लगा के तो छाता लगाया नहीं, लेकिन इतना तो देख के लगाया ना कि बारिश आ किधर से रही है, आ किधर से रही है, जिधर से आ रही है उसके अपोजिट आप क्या करते हो, छाते को लगा देते हो, पानी आप तक ना आए, यही करते हो। मतलब आप फिजिक्स की भाषा में क्या कर रहे होते हो, आप देख रहे होते हो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू यू, आप वही देख रहे होते हो ना कि आपकी तरफ आपके रेस्पेक्ट में बारिश किधर से आ रही है, उसके अपोजिट हम छाता लगा लेते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमेशा क्या देखना पड़ता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन, विथ रेस्पेक्ट टू गर्ल, वॉट एवर गिवन, है ना, जो भी दिया हुआ हो आप उसे मान लोगे और उसके बाद ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, हाँ मैंने तो और सिंपल भाषा बोला ना बेटा, आप अपने रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो आपने अपने आप को रेस्ट में मान ही लिया ना,
है ना। तो मैं आपको बस इतना बोल रहा हूं, आप अपने रेस्पेक्ट में सब कुछ देखो, आपको क्लियर कट दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, करके देखना एक बार। यहां से आगे चल रहे हैं बेटा हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। यहां पे प्रोजेक्टाइल के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं कोशिश करता हूं कि इस पूरे बोर्ड में उन सारे कॉन्सेप्ट्स को पहले एक जगह पे एकोमोडेट कर दूं। ठीक है, कॉन्सेप्ट एकोमोडेटेड रहेगा तो आगे का काम आपके लिए आसान हो जाएगा। तो देखते हैं बच्चों ध्यान से। हम मान लेते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को हमने यहां से u वेलोसिटी से थीटा के एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, तो ये नीचे लगने वाले g के कारण इसका मोशन कैसा होगा? ये पहले तो ऊपर की ओर जाएगा और फिर थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये वापस नीचे इस पॉइंट पर आकर गिर जाएगा। ऐसा ही कुछ होगा ना। यहां ध्यान से देखो, यही है हमारे पास जो पॉइंट्स हैं हमारे। अब प्रोजेक्टाइल का अगर कोई भी क्वेश्चन दिया है तो यहां पे कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। क्या एक्स एक्सिस के अलोंग इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं है। मींस इसकी जो एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है वो हमेशा क्या रहनी है? कांस्टेंट रहनी है, एंड दैट इज इक्वल टू u cos थीटा। वर्टिकल वाली वेलोसिटी क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। ये अभी u sin थीटा है, बाद में ये धीरे धीरे बदलती रहेगी। बट जब ये फाइनली यहां पे आकर गिरेगा तो उस समय इसकी वर्टिकल वाली वेलोसिटी क्या होगी? नीचे की ओर u sin थीटा होगी, और हॉरिजॉन्टल को तो चेंज करना नहीं है, ये u cos थीटा की u cos थीटा ही रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसके पास वेलोसिटी क्या है? u cos थीटा। वर्टिकल में उस समय कोई वेलोसिटी है क्या इसके पास? नहीं है। वर्टिकल में इसकी वेलोसिटी 0 है। तो हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल की जो मिनिमम वेलोसिटी होगी वो कहां पे होगी? टॉप मोस्ट पॉइंट पे, और उसकी वैल्यू को हम u cos थीटा कहेंगे। ये पॉइंट भी क्लियर है? हाँ बेटा, मिनिमम वेलोसिटी मिनिमम कहां होगी? टॉप मोस्ट पॉइंट पे। क्यों होगी? क्योंकि उससे कम तो हो ही नहीं सकती ना। एक कंपोनेंट को आपने 0 कर दिया और दूसरा हर जगह पे रहने वाला है, तो जब वो 0 हो जाएगा वैसे केस में मुझे जो स्पीड मिलेगी वो क्या होगी? मिनिमम रहेगी। यहां तक क्लियरिटी है? अब यहां पे 3 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आप पढ़ते हो बेटा। पहला फॉर्मूला पढ़ते हो आप टाइम ऑफ लाइट का। ये पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये कितनी देर तक हवा में था, ये हम निकालते हैं, और इसे लिखते हैं हम लोग 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g के बराबर। सेकेंड पॉइंट है हमारा, जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, ये कितनी दूर पर जाकर गिरा है। थोड़ा यहां पे बोर्ड पे देखना, यहां हम लिख रहे हैं इसको ux मल्टीप्लाइड बाई टी, इसका फर्स्ट फॉर्मूला। ux मतलब x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई t। देखो तो ये अपने आप क्या बन जाना है? u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई 2u sin थीटा बाई g। इज इट ओके? मीन्स u sin थीटा u cos थीटा 2 डिवाइडेड बाई g। आप इसे कंबाइन करके लिखना चाहो तो आप इसे लिख सकते हो u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। तो ये तीनों के तीनों फॉर्मूले यहां पे आप यूज कर सकते हो। और फाइनली जो थर्ड फॉर्मूला है आपका, जो कि है आपका h मैक्स का, मैक्सिमम हाइट का, ये क्या होगा आपका? इट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ g। क्या ये 3 फॉर्मूले आप याद रख सकते हो? तीनों फॉर्मूले याद हो जाएंगे आपको आराम से। आगे आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। इसका जो सेकेंड साइड मैंने बनाया, यहां पे मैं आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की बात करूंगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, पहले तो ये पॉइंट समझते हैं कि ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती क्या है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमारी वो इक्वेशन है जो कि कोई भी पार्टिकल जो कि अभी इस पैराबोलिक पाथ पे चल रहा है उसे फॉलो कर रही है। मींस उसके पाथ की इक्वेशन को आप क्या कहते हो? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का नाम देते हो। अब यहां पे अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखनी हो तो इसके लिए हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इसके डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन को कोट करते हैं। हम वाई एक्सिस में लिखना चाहते तो लिख सकते थे इसे u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, और अगर एक्स एक्सिस में लिखते तो क्या ये u cos थीटा इंटू टी होता। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को यूज करते हो, एक से t की वैल्यू निकालकर दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते हो, तो आपके पास जो रिजल्ट आता है, द रिजल्ट इज y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा।
ये आपको याद करना पड़ेगा, ये इक्वेशन आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। इसका एक और फॉर्मेट है बेटा, आप यहां से अगर x tan थीटा को कॉमन निकाल लेते हो तो यही इक्वेशन बन जाता है आपके पास 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर, जहां पे r क्या है आपका, इट इज रिप्रेजेंटिंग हॉरिजॉन्टल रेंज। इज इट ओके एवरीवन? नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूले की तरफ आते हैं। यहां पे अगर हम tan थीटा को a से रिप्रेजेंट करने लगे और g डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम b से रिप्रेजेंट करने लगे तो क्या हमारा यही इक्वेशन y इज इक्वल टू ax माइनस बी एक्स स्क्वायर बन जाएगा क्या? से यस और नो? ये भी हमारा एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। और जानते हो ये काम कितनी जगह आता है, आप सोच के देखो, मैं अगर इस प्रोजेक्टाइल की बात करूं तो यहां पे इनिशियल पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट कितना था, y कोऑर्डिनेट कितना था, y कोऑर्डिनेट कितना था, 0। तो फाइनली अगर मैं देखूं तो फाइनली भी y कोऑर्डिनेट 0 है क्या? मतलब अगर मैं x कोऑर्डिनेट की वैल्यू को यहां पे निकालना चाहता हूं तो y को 0 करके आराम से कैलकुलेट कर सकता हूं। पहली बार y की वैल्यू जो मिलेगी मुझे वो क्या मिलेगी, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मिलेगी, और दूसरी बार जो y की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, ओ मैं उल्टा बोल गया शायद, सॉरी, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। मैंने y को 0 लिया, यहां पे कोऑर्डिनेट इसका क्या है 0,0, यहां कोऑर्डिनेट क्या है इसका r,0। तो अगर आप y की वैल्यू को 0 पुट कर रहे हो तो x की दो वैल्यू आपको मिलेगी। पहली वैल्यू कौन सी मिलेगी, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, रेंज। तो आप चाहो तो क्या इस फॉर्मूले से रेंज निकाल सकते हो? आंसर है हाँ, क्यों नहीं। हम यहां से अगर रेंज निकालना चाहेंगे तो सर और कुछ नहीं करना, मुझे y को 0 पुट करना है। y को 0 पुट करो तो बेटा क्या आएगा, देखकर बताओ। आप x को कॉमन निकालोगे, a माइनस बी एक्स आएगा ना। तो या तो x 0 होगा या a माइनस बी एक्स 0 होगा, और अगर a माइनस बी एक्स 0 होगा तो रेंज की वैल्यू क्या हो गई, क्या ये a बाई बी के बराबर हो गई? से यस और नो? हुआ ना। तो आपको अगर कोई 4x माइनस 16x स्क्वायर देता है और बोलता है रेंज निकाल के बताओ, क्या आपके लिए टफ होगा निकालना? नहीं, हमें क्या करना है, बस a बाई बी करना है, हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा, अगर मैं यहां से मैक्सिमम हाइट निकालना चाहूं, कैसे निकाल सकते हैं, बोलो। मैक्सिमम हाइट पे क्या स्लोप 0 है? देखकर बताओ मुझे, क्या मैक्सिमम हाइट पे स्लोप 0 है? तो इसका स्लोप 0 करेंगे तो क्या मुझे x की वो वैल्यू मिल जाएगी जहां पे स्लोप 0 आ रहा है, और x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते ही क्या y मुझे मिल जाएगा, हाँ या ना? ऐसे भी और भी इजी तरीका था बेटा। यहां मैक्सिमम हाइट अगर हम देखें तो वो हमेशा कहां आएगा, हाफ ऑफ द रेंज पे आएगा। अगर रेंज की वैल्यू a बाई बी है तो क्या इसका कोऑर्डिनेट a बाई 2b, 0 है क्या? तो अगर a बाई 2b मुझे इसका x कोऑर्डिनेट मिल गया है, मैं उसे इस फॉर्मूले में अगर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या मुझे आसानी से हाइट की वैल्यू मिल जानी है। मेरी हाइट जो यहां पे निकल कर आएगी, इट इज a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4b। ये भी हम याद रखेंगे, याद रख सकते हो इतना? से यस और नो? तो ये दो फॉर्मूले हैं जो कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से आते हैं। तो ये कुछ खास बातें थी जो मैंने आपको बताई। अब यहां से हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ चलते हैं, बढ़े आगे। कौन सा बेटा? थर्ड वाला इक्वेशन। यहां से मैंने बस x tan थीटा को कॉमन निकाला है बेटा, और जब हम इसे रीअरेंज, अच्छा यहां ये वाली मैंने यहां पे y को लिखा है, हम इक्वेशन मोशन के इक्वेशन को यूज कर रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन को, y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। देखो वही लिखा हुआ है। दूसरा क्या है, x में तो हमेशा वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन है ही नहीं, इसलिए हमने उसे u cos थीटा इंटू टी लिख दिया है। और इन दोनों के हेल्प से ही आप ये बाकी इक्वेशन यहाँ पे डेराइव करते हो, ठीक है। कैसे आया, मैंने बोला तो बेटा यहां से आप t को निकालो जो कि x डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा आएगा, उसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। ये आपसे कोई ऐसे पूछेगा नहीं कैसे आया, अब आपसे पूछेगा, आपको ये ध्यान में होना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में निकालने में बैठोगे तो निकलेगा नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ जाऊं आगे। अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ओके, विद द हॉरिजॉन्टल एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पहले तो ये लैंग्वेज जो है ना, भाषा जो है ना, ये भाषा पहले समझते हैं इसकी।
क्या बेटा? हाँ बेटा, बट यहाँ कुछ और पूछा गया है। एक्चुअल में इन्होंने क्या पूछा कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे यू से प्रोजेक्ट कर दिया, जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंची तो वैसे केस में हमारा जो एंगल बन रहा है हमारे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, वो क्या बन रहा है, हमसे इस एंगल के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। समझ रहे हो मेरी बात? क्वेश्चन क्लियर है सभी को? अब हाउ टू अप्रोच, तो मैं क्या करता, मैं यहाँ पे एक सिंपल सा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता। मैं बोलता tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर में मैं h लिख दूं, कोई दिक्कत है? और बेस क्या है इसका? हाफ ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज होने वाला है। थोड़ा इस वैल्यू को पुट करते हैं, इट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, और इस पूरी क्वांटिटी को आगे लिखना पड़ेगा इसके, तो मैं यहां पे लिखता हूं डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये तो रेंज होता है, 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया? ये रेंज का आधा। से यस और नो, क्या ये इक्वेशन एक्सप्रेशन क्लियर है? यहां पे 2g को 2g से हटा दिया, यू स्क्वायर को यू स्क्वायर से हटा दिया, एक साइन थीटा को भी आपने कट कर दिया। आपके पास क्या यहां से जो रिजल्ट आया, इज इट इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाई 2? से यस और नो, क्या हमारे पास यही आंसर आया? आगे से इसे आप एज ए रिजल्ट याद रख सकते हो, आगे से आप क्या कर सकते हो, इसको एज ए रिजल्ट याद रख सकते हो। अब ये रिजल्ट आया तो बताओ आंसर क्या है बच्चों? tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2, tan थीटा इज नथिंग बट tan 45, tan 45 इज 1, so tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। डन है क्या? मुश्किल था सवाल? नहीं, कॉन्सेप्ट बस समझना था कि मुझसे एंगल पूछा कौन सा गया है, एक बार वो पता चल गया तो हमारा काम आसानी से हो गया। डन? डन है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाँ बेटा, हमें पता नहीं चला बेटा, ये तो क्वेश्चन में लिखा था ना, हमसे क्या बोला गया था? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हमें क्या निकालना है? एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, तो हमें नहीं पता करना था, ये ऑलरेडी हमें दिया हुआ था। तब तो इससे तो 180 डिग्री तक एंगल बन जाएगा बेटा। जब हम कभी भी किसी चीज का एलिवेशन एंगल देख रहे हैं तो हम कहां से देखें? एक रेफरेंस मानोगे ना, तो आप जहां खड़े हो आप अपने हिसाब से देखोगे उसे, तो मैं खड़े होके अपने हिसाब से उस एंगल को देख रहा हूं। हाँ बेटा, उसे आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलोगे, वो एंगल आपके पास क्या है? थीटा है। ठीक है, फायर एंगल का मतलब प्रोजेक्टाइल जिससे आपने प्रोजेक्ट किया है इस ऑब्जेक्ट को। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। क्या थोड़ा बहुत भी इज्जत देने वाला क्वेश्चन है क्या? क्या करना है? u cos थीटा इज इक्वल टू u/2, यही दिया हुआ है ना। सो थीटा अपने आप कितना हो गया बेटा? क्या मैं इसे 60 डिग्री कह सकता हूं? तो दिस वन इज गिवन टू अस, अगली लाइन में ही हमारा आंसर आना है। तो क्वेश्चन अगर हम थोड़ा समझते हैं ना किसी टॉपिक को, तो फिर बहुत इजी हो जाते हैं, बहुत मुश्किल नहीं होते। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखो बेटा, इसे याद भी रखना चाहिए हमें। हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं और दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस का सम 90 डिग्री आ रहा है, मींस 30 पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, 60 पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, सेम स्पीड से कर रहे हो, तो ऐसे केस में जो रेंज होता है हमारा, वो हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। तो यहां पे अगर रेंज की बात की गई है तो आप सिंपल वे में यहां पे किस आंसर पे जा सकते हो? 1:1 पे जा सकते हो, क्योंकि 45 डिग्री माइनस थीटा और 45 डिग्री प्लस थीटा, इनका सम क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, क्लियर है क्या ये? अगर यहां पे हाइट का रेशियो आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, ये आपको निकाल कर बताना है। अगर टाइम का रेशियो, टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो पूछा जाए तो क्या होगा, आपको बताना है। और थर्ड, अगर हम आर को लिखना चाहें तो आप एक बार घर पे प्रूफ करके चेक कर लेना क्या ये रिलेशन आपका ट्रू होल्ड होता है कि नहीं होता है। ठीक है, आप चेक करोगे बेटा, जब हाइट को आप देखोगे तो एक बार आपका साइन स्क्वायर थीटा आएगा और एक बार आपका क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा आएगा क्या? एक बार आप थीटा ले रहे हो, एक बार 90 माइनस थीटा ले रहे हो, तो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो एक बार साइन स्क्वायर थीटा आएगा, एक बार क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा।
तो आपको यहां पे जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा tan स्क्वायर थीटा। यहां जो रिजल्ट मिलेगा ये मिलेगा आपको tan थीटा। आपका होमवर्क है इन तीनों को चेक कर लेना। आप ये तीनों पॉइंट्स एक बार चेक भी कर लेना। कर लोगे? क्या हो गया? कर लोगे ना? ऐसे तो ये रिजल्ट्स हैं, आप याद रख लो। नहीं रख सकते हो तो एक बार चेक जरूर कर लेना, जिससे फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए अब लीव कर दे रहा हूं। ये क्वेश्चन आप अब मुझे सॉल्व करके बताओगे, ठीक है? इट इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है? ट्रिक मैं बता देता हूं। आप किसी गाड़ी से जा रहे हो, ऑब्जेक्ट को छोड़ा, तो जो गाड़ी की स्पीड थी क्या वही उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड हो गई? अब उसमें कोई चेंज होगा क्या? नहीं होगा। चेंज कहां होगा? वर्टिकल वाले में। और वर्टिकल वाला जो है अगर हम उसे इंक्लूड कर लें तो फाइनली ये ऑब्जेक्ट किस एंगल पे जाकर गिर रहा है? 45 पे गिर रहा है क्या? देखो कितने पे गिरने को बोला गया है। अच्छा, एक्सेलरेशन देके छोड़ दिया गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना टेंशन वहां भी नहीं लेना है। मुझे लग रहा था कि 45 दे दिया गया है। कोई बात नहीं है। हमें बोला गया है कि एक कार को स्टार्ट किया है हमने और 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हम एक्सेलरेट कर रहे हैं। 4 सेकेंड पे बॉल को ड्रॉप किया। आपको पहला ट्रिक तो मैंने बता दिया, उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड तो आपको वहीं से मिल गई। दूसरा, अब आपने जब उसे छोड़ा तो किस वेलोसिटी के साथ और किस एक्सेलरेशन के साथ वो टाइम t इक्वल टू 6 सेकेंड पे आपको गिरी हुई मिलने वाली है, ये आपको बताना है। या 6 सेकेंड के बाद वो कहां पहुंचने वाली है, ये आपको बताना है। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड में तो कोई चेंज नहीं होगा। वर्टिकल कितना गेन कर लेगा बेटा? पहले 0 था, 2 सेकेंड के बाद कितना हो जाएगा? g इंटू टी के बराबर होगा क्या? t कितना है? 2 सेकेंड है, तो g इंटू टी क्या 20 मीटर पर सेकेंड हुआ, तो 20 मीटर पर सेकेंड से वो नीचे जा रहा है। और हॉरिजॉन्टल में जो उसकी स्पीड थी, क्या यहां से निकाल पा रहे थे आप? 5 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 20। तो 20 से आगे गया, 20 से नीचे आया, मींस टोटल स्पीड कितनी हो गई? 20√2 के बराबर। अब तो कर लोगे, अब तो कर लोगे। अब हाँ ना बोल दो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे यहां से अब आते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जहां पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन को। थोड़ा सा मुझे सुन लेना ध्यान से, मुझे सुन लेना ध्यान से, काम आएगा जो भी पॉइंट्स मैं अभी बोलने जा रहा हूं। जैसे अभी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिला ना प्रोजेक्टाइल वाले में, वैसे ही यहां से भी हेल्प मिलेगा। तो ध्यान से सुनना सारे पॉइंट्स को जितना मैं अब कवर कर रहा हूं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट है सर्कुलर मोशन होता क्या है। तो अगर हम किसी भी पार्टिकल को किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर मूव करा रहे हैं, फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट क्या करा रहे हैं? एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर मूव करा रहे हैं, तो उस पार्टिकल के पाथ को आप क्या कहते हो? सर्कुलर पाथ कहते हो। और ऐसे मोशन को आप क्या कहते हो? सर्कुलर मोशन। रेडियस इसका आप क्या लेते हो बच्चों? r के बराबर। ये पॉइंट O है और यहां पॉइंट क्या मान लिया है हमने? P मान लिया है। ये पॉइंट बहुत क्लियर है। अब कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो उसके पास एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो क्या होती है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। विदाउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे नहीं घूम सकता। और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा लगता किधर है? टुवर्ड्स द सेंटर। तो मैं यहां पे इस एक्सेलरेशन को AC से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कभी कभी इसे AR से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसे आप क्या कहते हो? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हो। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इसको सर्कुलर पाथ पे रखने के लिए। इसकी वैल्यू होती है हमारे पास v² डिवाइडेड बाई r के बराबर, जहां v हमेशा आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है? दिस इज टेंजेंशियल वेलोसिटी। यह हमारे पास हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी है, यह हमें याद रखना है। डन है क्या यहां तक? यहां पे आप एक बात बताओ बेटा, वेलोसिटी के पास कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 2 तरह की चीजें होंगी, एक होगा मैग्नीट्यूड, दूसरा होगा डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन चेंज की हम बात कर रहे हैं और डायरेक्शन चेंज के रीजन की बात कर रहे हैं तो वो किसके कारण होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कारण। लेकिन यहां पे एक दूसरा एक्सेलरेशन भी हमारा रोल प्ले करता है, जिसे आप बोलते हो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या नाम देते हैं हम लोग बेटा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। इसकी वैल्यू होती है dv/dt। ये क्या बताता है? चेंज इन स्पीड।
अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, कांस्टेंट स्पीड से नहीं घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, उसकी स्पीड लगातार चेंज हो रही है, तो उसके ऊपर एक और एक्सेलरेशन काम करता है जिसे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इज इट ओके? और उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास dv बाई dt के बराबर होता है। क्या ये दोनों बातें क्लियर हैं आपको? अगर मैं इन चीजों को यहां पे डायग्राम में दिखाना चाहूं तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया, ये क्या हो गया आपका पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन, अंदर की ओर क्या है बेटा AC, और यहां पे AT जो होगा उसके पास या तो वेलोसिटी के अलोंग जाने का होगा और आप बोलोगे वेलोसिटी के अपोजिट होगा। ये दोनों के दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं। ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 है, ये पॉसिबिलिटी नंबर क्या है 2 है। दोनों क्यों हो सकता है? क्योंकि या तो वो स्पीड अप हो सकता है या क्या हो सकता है उसका स्पीड डाउन हो सकता है। उसका स्पीड अप करेगा तो दोनों के दोनों क्या होंगे, वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में, और अगर स्पीड उसकी कम हो रही होगी तो क्या होगा, वेलोसिटी ऊपर तो एक्सेलरेशन नीचे। डन है ये? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। मैं यहां से अगर ए नेट निकालना चाहता तो ए नेट की वैल्यू आप क्या लिख सकते थे बच्चों? क्या मैं इसे AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर और इसके ऊपर रूट लिख सकता था? अगर मैं यहां कहीं पे अभी इसको स्पीड अप मानते हुए इसके ए नेट को दिखा दूं तो इस ए नेट का अगर हम वेलोसिटी के साथ एंगल मान लें अल्फा तो क्या हम tan अल्फा भी लिख सकते हैं? दिस tan अल्फा इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई AT। तो यहां पे हम इसे लिख सकते हैं AC डिवाइडेड बाई AT। क्या अभी तक जो बातें मैंने बोली ये क्लियर है? आपसे कोई पूछे कि वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल क्या होता है, बता दोगे? वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बीच में एंगल क्या होता है, बता दोगे? R और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बीच में एंगल क्या होता है, बता दोगे? तो ये सारे एंगल सब आप आराम से बता सकते हो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। तो एक जो एस्पेक्ट है वो पूरा का पूरा ये है। मुझे लगता है ये एस्पेक्ट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं इसके सेकेंड एस्पेक्ट पे। सेकेंड एस्पेक्ट इसका आता है बेटा, हम इस पूरे मोशन को दो तरीके से देखते हैं। एक देखते हैं अगर हमारी यहां पे वेलोसिटी है तो यहां पे कुछ ना कुछ इसी तरीके का एंगुलर कंपोनेंट भी होगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट है तो कुछ एंगुलर कंपोनेंट भी होगा। तो यहां पे हम तीन एंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। पहला होता है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसे आप एंगल से रिप्रेजेंट करते हो, आप लिखते हो डेल्टा थीटा। ये क्या है हमारे पास, डेल्टा थीटा, इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकलेगा कैसे, आप लिखोगे सिंपल वे में थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। ओके। दूसरी होती है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, इसको आप रिप्रेजेंट करते हो ओमेगा से। ओमेगा क्या है हमारे पास, हमारी एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी को आप कैसे लिख सकते हो, इट इज जस्ट रिटन एज डी थीटा बाई डी टी, और आप लिख सकते हो इसको डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। इज इट ओके? मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। जस्ट वेलोसिटी जैसा ही है ना। और थर्ड है मेरे पास अल्फा, जिसको हम बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। थर्ड है हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन, इसे आप क्या लिखते हो, डी ओमेगा बाई डी टी, और आप चाहो तो लिख सकते हो डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। क्या ये तीनों एस्पेक्ट्स क्लियर हैं? अब एक दो छोटी मोटी बातें और लास्ट सुन लो। कितना टाइम हो गया अपने पास, अभी 2-3 मिनट बचा है। कोई नहीं, हम लोग 5 मिनट आज भी एक्सटेंड करने वाले हैं, ठीक है? एक्सटेंड करके खत्म करते हैं इसको। अगर मैं इन सबके डायरेक्शंस की बात बताना शुरू करूं तो ओमेगा हमेशा जो होगा वो आर और वी के क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल होगा। आर हॉरिजॉन्टल में, मान लो मैं इस लाइन की बात कर रहा हूं तो आर का डायरेक्शन हमें पता है, वी का डायरेक्शन हमें पता है। ओमेगा आर क्रॉस वी के परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, इधर आउट ऑफ द प्लेन होगा या क्या होगा, इन द प्लेन होगा। क्या कह सकते हो, हाँ या ना? तो ओमेगा का डायरेक्शन क्या होना है हमेशा। अगर कोई मुझसे ओमेगा के डायरेक्शन की बात करता है, इसके डायरेक्शन को डील करने को बोलता है, तो मैं बोलूंगा ओमेगा कैप इज परपेंडिकुलर टू वी कैप एंड ओमेगा कैप इज परपेंडिकुलर टू आर कैप। क्या ये लिखने में कोई दिक्कत है? नेक्स्ट अल्फा की बात करते हैं। अल्फा जो है
हमेशा अभी जस्ट हमने सीखा ना, या तो स्पीड बढ़ती है या घटती है। अगर बढ़ रही होगी तो क्या होगा, ओमेगा और अल्फा पैरेलल होंगे, और अगर स्पीड घट रही होगी तो क्या होगा, ओमेगा और अल्फा क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। तो अल्फा भी है किसके पैरेलल या एंटी पैरेलल, ओमेगा के। मींस वो भी आर और वी के परपेंडिकुलर होना है। क्या ये बातें आपके दिमाग में क्लियर है? यहां तक हमारे दिमाग में क्लियरिटी है। अब जैसे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन पढ़ते हैं, किसमें यूनिफॉर्म मोशन पढ़ते हैं हम लोग, 1D में या 2D में, वैसे ही हमारा इस सर्कुलर मोशन में भी आता है। हम बोलते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वहां a क्या होता है आपका कांस्टेंट। यहां हम a को कांस्टेंट नहीं मानते, हम बोलते हैं हमारे पास क्या कांस्टेंट है, हमारे पास मान लो कि हमारा यूनिफॉर्मली हमारे पास अल्फा की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। अगर अल्फा कांस्टेंट है तो आप लगा सकते हो ना, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ इंटू अल्फा टी स्क्वायर। सिमिलर, ए के जगह अल्फा, ए के जगह अल्फा, एक्स के जगह थीटा, और ओमेगा कहां जा रहा है, यू और वी के जगह ओमेगा इनिशियल एंड ओमेगा फाइनल। क्या सेम फॉर्मूले लगा सकते हैं? ओके बेटा, यहां से थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। मैं यहां पे एक छोटा सा पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर दे रहा हूं, काम का पॉइंट है बेटा, प्लीज देख लो, 5 मिनट ही की बात है, 5 मिनट ध्यान दे देते हैं तो समझ में भी आ जाएगा, और आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आराम से सॉल्व होंगे। हम पहले यहां डिस्कस कर रहे हैं बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। किसको कर रहे हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर हमारे सर्कुलर मोशन की बात हो रही है जो कि यूनिफॉर्म है, मींस यहां पे ओमेगा की जो वैल्यू है ना, ये कैसी है, ये हमारी कांस्टेंट है ना, ओमेगा कैसी है हमारे पास, कांस्टेंट है। अब ध्यान से सुनते चलना। सबसे पहला पॉइंट, क्या मैं यहां पे v को कांस्टेंट मान सकता हूं? जल्दी बोलो। मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं बेटा, डायरेक्शन नहीं लिख रहा। अगर v कांस्टेंट है तो क्या आप at की वैल्यू को 0 लिख सकते हो? थर्ड पॉइंट, ar की वैल्यू क्या हर जगह पे v स्क्वायर बाई आर के बराबर होगी? इसका मतलब जो a नेट निकल कर आएगा, क्या ये a नेट यहां पे सीधे सीधे ac के बराबर होगा या ar के बराबर होगा? कह सकते हो। मींस अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो सिर्फ एक एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना, और a नेट की वैल्यू भी उसी के बराबर आनी है। ऐसे केस में अगर कोई काइनेटिक एनर्जी के चेंज की बात कर रहा है तो क्या काइनेटिक एनर्जी मेरा बदलने वाला है? आंसर है नहीं। हर जगह पे काइनेटिक एनर्जी क्या रहनी है, सेम रहनी है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगा। कोई बोलेगा मोमेंटम जो है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है कि नहीं, हम बोलेंगे हाँ मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी हर जगह पे डायरेक्शन तो बदल रही है ना, और डायरेक्शन बदल रही है तो मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज कर रहा है। डन है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, हर जगह पे चेंज कर रहा है। क्या इतने कंक्लूजन्स आप आराम से दे सकते हो? दूसरे साइड आते हैं। अगर मैं यहां पे नॉन यूनिफॉर्म की बात करूं, मैं बात कर रहा हूं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा बच्चों? इस बार क्या होगा? इस बार मैं दो डायग्राम्स बना ले रहा हूं, दोनों को ध्यान से देखते हैं। बच्चों प्लीज बोर्ड पे कंसंट्रेट कर लो। एक में ये वेलोसिटी है, ये आर है। मैंने बोला इस बार क्या कि हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है, v क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो क्या at का डायरेक्शन इसी के डायरेक्शन में होगा? ac क्या यहां पे, या ar जो है आपका वो टुवर्ड्स द सेंटर है, तो हमारा जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। और a नेट की वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं तो हम कहेंगे हमारे पास tan अल्फा जो आएगा ये हमारा AC डिवाइडेड बाई AR होगा, और अल्फा जो होगा ये हमारा एक्यूट एंगल होगा। कह सकते हो। कंक्लूजन सुनना, अल्फा कैसा एंगल होगा, एक्यूट होगा। और अल्फा है क्या एंगल, यह हमारे A नेट और V या A नेट और AT के बीच का एंगल है। सेकेंड क्वेश्चन में हम सेम काम कर रहे हैं, बट इस बार हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, इस बार मान लो कम होती जा रही है, v इज डिक्रीजिंग दिस टाइम। तो क्या 80 नीचे की ओर मुझे मिलना है,
और 80 नीचे मिलना है, तो क्या ए नेट जो होगा वो नीचे की ओर इस तरीके से दिखाई देगा? अल्फा इस बार कैसा होगा आपके पास? अल्फा इज ऑब्ट्यूज। तो आप सिर्फ इतना जान जाओ कि अगर अल्फा एक्यूट है या अल्फा ऑब्ट्यूज है, तो आप बता सकते हो कि नहीं कि वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है, या आपको यह पता हो कि वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है, तो क्या आप इस अल्फा के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि ये एक्यूट है या ये ऑब्ट्यूज है? डन है बिल्कुल। तो यहां पे बेटा आज की क्लास का हम लोग एंड करेंगे, है ना। छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, जिन क्वेश्चंस का मैं अभी 1 मिनट में आपको आइडिया देते हुए बढ़ता हूं, ये सब आप करके रखना करना। और सीरियसली मैं रोज बोलता हूं आपको, आप जहां भी फंसो प्लीज पूछने आओ। नहीं पूछोगे बेटा, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो मेरा पढ़ाया काम नहीं आ पाएगा, है ना। आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। कर रहे हो क्वेश्चन रोज सॉल्व कर रहे हो? क्वेश्चन सारे हो रहे हैं कि फंस भी रहे हैं? फंस रहे हैं तो उसका क्या कर रहे हैं हम? तो डाउट कब पूछेंगे हम? अच्छा ओके, फिर सही है। ये जो क्वेश्चन है इसके यहां पे जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे आपको ए नेट की वैल्यू दी हुई है और आपसे पूछा क्या गया है बेटा? हमसे स्पीड पूछी गई है। तो कैसे निकालोगे? ए नेट दिया हुआ है, ए आर निकाल सकते हो या ए सी निकाल सकते हो। और ए सी क्या होता है हमारा? वी स्क्वायर बाई आर। तो आप यहाँ ए कॉस 30 करोगे, आपके पास ए सी आ जाएगा। और ए कॉस 30 को किसके बराबर रखना है? वी स्क्वायर बाई आर के। वी आ जाएगा क्या? टफ सवाल है? नहीं। ए दिया हुआ है, क्या करना है? ए सी निकालना है, वी स्क्वायर बाई आर के इक्वेट करना है, आंसर आ जाएगा। सेकेंड सवाल प्यारा सा सवाल है, ये मैं नहीं कर रहा, ये आप करके देखना। अच्छा सवाल है, दोनों चैप्टर्स का, दोनों टॉपिक्स का मिक्सचर है, प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन का। और कोई बड़ा सा नहीं मिक्सचर है, छोटा सा मिक्सचर है। तो आराम से करोगे, ट्राई करना लेकिन, क्योंकि देखो नीट में आया हुआ सवाल है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हमें 2 पार्टिकल्स दिया गया है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है कॉन्सेंट्रिक सर्कल में। रेडियस गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, आपको टाइम पीरियड बोला गया है कि सेम है। तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? टाइम पीरियड क्या होता है बेटा? 2 पाई बाई ओमेगा होता है ना। ओमेगा क्या होगा? 2 पाई बाई टी। टी दोनों जगह सेम है कि नहीं? टी सेम है तो क्या सेम होना चाहिए भाई? एक चक्कर लगाने में सेम समय लग रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? सेम एंगुलर स्पीड से लगा रहे हो, कह सकते हो। दोनों सेम एंगुलर स्पीड से घूमेंगे तभी तो एक साथ घूम रहे होंगे, हाँ या ना। लेकिन लेंथ दूर है, रेडियस बड़ी या छोटी है, तो आप बोलोगे क्या? वेलोसिटी में दोनों जगह पे फर्क होगा। जहां पे बड़ा रेडियस है वहां वेलोसिटी ज्यादा होगी, जहां कम रेडियस है वहां वेलोसिटी कम होगी। बट एंगुलर स्पीड दोनों की क्या रहनी है? सेम। ये आपका मुझे लगता है आखिरी सवाल था या सेकेंड लास्ट था? चलो सेकेंड लास्ट था लगता है। ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको जो एक्सप्रेस किया है, जो पॉइंट्स बताई हैं, उसी से सॉल्व होना है। तो मैं अब इसे भी आज होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, करने की कोशिश करना, हो जाएगा। तो यहीं पे मैं आज की क्लास अब एंड करता हूँ बेटा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ढेर सारे सवालों के साथ। और जिससे वो अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन नहीं हुआ है, आ जाओ बाहर, 1 मिनट में करा दे रहा हूँ।